अब 100 में से 15 पुरुषों ने या 10 पुरुषों ने गलत किया तो हम बोल रहे हैं कि ऑल मेन आर डॉग्स, ऑल मेन आर सेम, ये वो। तो जब महिलाएं गलत कर रही है, जो महिलाएं अपने बच्चों को मार रही है, अपने पति को मार रही है, उनका मर्डर कर रही है, महिलाएं एसिड फेंक रही है, महिलाएं रेप कर रही है, तो तब तो आप नहीं बोलते कि ऑल वुमेन आर सेम। 11 साल के एक लड़के को ब्रूटली 3 माइनर्स ने बुरी तरीके से उसका रेप किया, इतने बुरी तरीके से रेप किया कि डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर ये कहा कि इस इंसिडेंट ने हमें निर्भया रेप केस की याद दिला दी। उसके इंटेस्टाइन्स डैमेज हो चुके थे एंड ही डाइड, ही इज नो मोर। कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया। आपके पास जॉब हो या ना हो, आप पैसा कमाओ कि ना कमाओ, दैट इज योर लुकआउट, बट यू आर बाउंड टू मेंटेन योर वाइफ। ठीक है, आपको मेंटेनेंस देना होगा। आप चोरी करो, डकैती करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको मेंटेनेंस देना है। मैं यहाँ बोल रही हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस है रेप्स के जहाँ महिलाएं जबरदस्ती करती है लड़कों के साथ। आप बिलीव करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपने देखी नहीं है, लेकिन हमने देखी है। शादीशुदा, हाँ, शादीशुदा अननेचुरल सेक्स करती है महिलाएं। मैरिटल रेप का अगर ये कानून पास होता है, ठीक है, कोई भी महिला झगड़ा होते ही उठ के चली जाएगी मेरे साथ मैरिटल रेप हुआ है। मान लो अभी एक लड़की है जो मेरे को व्हाट्सएप पे या फिर मेरे चैट पे मुझे धमकी दे रही है कि मैं तेरे पे फेक केस डाल दूंगी रेप का, तो मैं क्या क्या स्टेप लूं उसके बाद तुरंत? आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे खूब सारी रील वायरल हो रही है जिसके अंदर वो सारे लोगों को, मतलब सारे मर्दों को रेपिस्ट ठहरा दिया गया कि भाई बलात्कारी हो तुम, एक पोटेंशियल रेपिस्ट हो। सारे मर्दों को एक नजर से देखा जा रहा है। मिसएंड्री का तो आप देखेंगे, मिसएंड्री अब इस केस के बाद काफी बढ़ती नजर आ रही है, काफी ज्यादा। मतलब ध्यान से आपने देखा होगा बहुत सारी रील में कितना गुस्सा निकल के आ रहा है सामने लड़कियों का। तो आपके क्या थॉट है इसके ऊपर? देखिए, ये तो है, जैसे कि हमने भी इसके ऊपर बात की थी, मैंने पर्सनली भी बात की है। जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि ऑल मेन आर रेपिस्ट एंड ऑल, तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि जब हम ऑल मेन बोलते हैं तो उसमें आपके पिता, आपके भाई, आपके हस्बैंड, आपके दोस्त, सब लोग आते हैं। तो आप देखिए, एक लड़की, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। रात को अगर मैं कहीं फंस जाती हूँ तो मैं हमेशा एक मेल को ही बुलाऊंगी मदद के लिए, चाहे वो मेरा दोस्त हो, भाई हो, पति हो, कोई भी हो, मैं किसी फीमेल को नहीं बुलाऊंगी। अब इसमें कोई सवाल करेगा कि अच्छा, आप तो इसलिए डर रही है फीमेल को बुलाने में क्योंकि आपको भी पता है कि पुरुष कुछ भी गलत कर सकता है। तो देखिए, अच्छाई बुराई हर जगह होती है, राइट? बुरा महिलाएं भी करती है, बुरा पुरुष भी करते हैं। ऐसे केसेस आप हमारा फॉर्म इन इंडिया का पेज खोल कर देखिए एक बार, और मैं सभी ऑडियंस से भी कहूंगी कि आप खोल कर देखिए, वहां पे आपको हर एक दिन 4-5 6-7 न्यूज मिलेंगे जहां पे महिलाएं क्राइम्स कर रही है। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे तब तो? है ना? महिलाएं महिलाओं से ही सुरक्षित नहीं है, आप क्या पुरुषों की बात कर रहे हैं? है कि नहीं? तो देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सारी महिलाएं गलत है या सारे पुरुष गलत है, लेकिन जहां अच्छाई है वहां बुराई भी तो है ना। अब 100 में से 15 पुरुषों ने या 10 पुरुषों ने गलत किया तो हम बोल रहे हैं कि ऑल मेन आर डॉग्स, ऑल मेन आर सेम, ये वो। तो जब महिलाएं गलत कर रही है, जो महिलाएं अपने बच्चों को मार रही है, अपने पति को मार रही है, उनका मर्डर कर रही है, महिलाएं एसिड फेंक रही है, महिलाएं रेप कर रही है, तो तब तो आप नहीं बोलते कि ऑल वुमेन आर सेम, है कि नहीं? तो आप उस तरीके से सोचिए। इसलिए मैंने ये बात बोला है कि जैसे मैंने ये रात वाला एग्जांपल दिया आपको कि मैं रात को कहीं फंस गई तो मैं एक मेल को बुलाऊंगी अपनी मदद करने के लिए, क्योंकि आई नो कि मैं उसके साथ सेफ रहूंगी। तो इसमें लोग सवाल उठाएंगे कि आप तो इसलिए मेल को बुलाएंगे ना क्योंकि आपको भी पता है कि आपके साथ एक पुरुष ही गलत करेगा, इसलिए आपको लगता है कि एक पुरुष ही पुरुष से निपट सकता है तो आप उसको बुलाएंगे। नहीं, मेरे साथ एक ट्रांस भी गलत कर सकता है, मेरे साथ कोई ड्रंक महिला भी गलत कर सकती है। अरे, महिला आती है, पी के गाड़ी चला के किसी को ठोक के चली जा रही है। ये गुवाहाटी में भी हुआ है। मैं गुवाहाटी से बोल रही हूँ तो मैंने गुवाहाटी का एग्जांपल लिया है। आज वो बेल में आजाद घूम रही है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, पार्टी कर रही है, ठीक है, लेकिन उसने पी कर कोविड के टाइम पे गाड़ी चलाई, ठोका एक आदमी को, वो एक वर्कर था एंड ही डाइड। पर उसको तो बेल मिल गई ना। और ऐसे बहुत सारे केसेस है। अभी कुछ दिनों में अपने पाकिस्तान का एक वीडियो देखा होगा जो बहुत वायरल हुई है, जहाँ एक महिला ने पीकर गाड़ी चलाई, लेकिन उसका बिहेवियर आप देखिएगा कि वो इतनी ड्रंक थी कि उसको होश नहीं थी वो क्या बोल रही थी। हाँ, अब तो इससे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। वो सेकेंडरी है। वो अगर बैठ के दारू पी के इतनी महंगी गाड़ी अगर चला सकती है तो मानसिक स्थिति डेफिनेटली उसकी ठीक ही है, गलत तो है नहीं। तो लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आप देखिएगा, जब भी किसी महिला के साथ गलत हुआ हो, चाहे वो 2012 का वो निर्भया रेप केस हुआ हो या इस साल का ये आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का जो रेप केस हुआ हो, पुरुषों ने हमेशा हमेशा साथ दिया है, पुरुषों ने हमेशा आवाज उठाई है। आप बताइए, सती प्रथा किसने बंद कराई है? एक पुरुष ने ना, है कि नहीं? ये सबसे एक जो बहुत ही हॉरिफिक काइंड ऑफ एक रिचुअल था जो होना नहीं चाहिए था, तो वो भी तो पुरुष ने बंद कराई। महिलाओं की शिक्षा, ये सब कुछ पुरुषों ने ही किया है, मतलब वो लोग ही लेकर आए हैं। तो ये सब
इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। जब भी कोई क्राइम होता है, तो जब कोई देखता है कि पुरुष ने क्राइम किया है, तो हम सारे पुरुषों को गाली देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब महिलाएँ एक क्राइम करती है, तो उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मानसिक स्थिति तो पुरुष की भी खराब हो सकती है ना। तो आप तब तो नहीं कंसिडर करते इस चीज़ को। यहाँ पे जो महिलाएँ फ़ॉल्स रेप केसेस डाल रही है, लड़की अपने फादर पे, अपने ग्रैंडफ़ादर पे झूठे केसेस दर्ज करा रही है, तो उसके बारे में तो तब कोई कोई कुछ भी बात नहीं करता है। तो तब ये हिपोक्रेसी क्यों होती है? माय पॉइंट इज़ दैट। और अगर मैं रेप की बात करूँ, तो रेप पुरुषों का भी हो रहा है। ये कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। कोई भी यहाँ पे डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि पुरुषों का भी रेप होता है। माइनर बॉयज़ का रेप हो रहा है। दिल्ली में 2022 में मैं आपको बता रही हूँ एक इंसिडेंट। आपने आई डोंट नो सुना होगा कि नहीं, मैक्सिमम लोगों ने नहीं सुना होगा। 11 साल के एक लड़के को ब्रूटली 3 माइनर्स ने बुरी तरीके से उसका रेप किया। इतने बुरी तरीके से रेप किया कि डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर ये कहा कि इस इंसिडेंट ने हमें निर्भया रेप केस की याद दिला दी। उसके इंटेस्टाइन्स डैमेज हो चुके थे एंड ही डाइड। ही इज़ नो मोर। कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कितने महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया। मैं पूछूंगी, अगर यहाँ पे कोई महिला हमको देख रही है ना, तो मैं पूछूंगी आपने आवाज उठाई, आपने सुना? आप बोलेंगे अरे न्यूज चैनल्स तो कवर नहीं करता। न्यूज चैनल्स भी कम नहीं है, वो भी कवर नहीं करते क्योंकि उनको टीआरपी नहीं मिलती है ना। हमारे देश में मेंस कमीशन नहीं है, क्योंकि वहां पे मेंस कमीशन अगर कोई उसको लेकर भी जाए तो जज बोलेंगे डेटा नहीं है, अब डेटा लाओ, सफिशिएंट डेटा नहीं है। फिर वहां पे ऊपर से प्रेशर आएगा कि नहीं, मेंस कमीशन नहीं कर सकते। 498A को बदलने की बात की जाएगी, मतलब 498A को जेंडर न्यूट्रल करने की बात करेंगे, तो महिला कमीशन से प्रेशर आएगा कि नहीं, ऐसा तो महिलाओं की सेफ्टी का क्या। अरे बात यहाँ किसी एक पर्टिकुलर जेंडर की सेफ्टी की हो ही नहीं रही है ना। यहाँ पे तो दोनों जेंडर्स की सेफ्टी की बात हो रही है, तीनों जेंडर्स की। आई मीन अभी तो ट्रांस भी है, तो मैन, वुमेन एंड ट्रांस। और चिल्ड्रन का तो है ही अलग से उनके लिए पॉक्सो, है कि नहीं? तो ऐसे भी तो लोगों को सोचना चाहिए, और पुरुषों को भी ये सोचना चाहिए कि मैंने बहुत लोगों को, पुरुषों को सिंपिंग करते हुए देखा है। वो पुरुषों के साथ कभी नहीं देंगे। कुछ भी गलत होगा तो दे विल बी लाइक, अरे आपने ऐसे कैसे बोल दिया, इतने सेंसिटिव केस में महिला का रेप हुआ है। अरे मैं खुद भी एक महिला हूँ। मुझे पता है कि कैसा लग रहा होगा उस माँ बाप को। ठीक है, मैं महिला हूँ, तो मुझे पता है कि कैसा फील हो रहा होगा उस लड़की के पेरेंट्स को, या उस पर क्या बीती होगी। हर किसी को फील हो रहा होगा। लेकिन मैं ये उठ के नहीं बोलूंगी कभी कि मेरा दोस्त भी रेपिस्ट है। मैं ये कभी नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो बोलना चाहिए भी नहीं। वो बहुत बेवकूफी वाली बात है। यहाँ पे हम जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, ना ही किसी और को ब्लेम करने आए हैं। मतलब यहाँ पे हम जस्टिस डिमांड करने आए, ना ही हम पूरे जेंडर को दोषी ठहराने आए हैं। सो दैट इज माई पॉइंट, नीड्स टू अंडरस्टैंड। हाँ, ये मैंने बिल्कुल एक रील में और देखा था कि अगर एक आदमी करता है तो भैया ये क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, उसको टैग दे देंगे। और कोई औरत ने अपने बच्चे को मार दिया तो भाई ये मेंटली इल होगी, कोई माँ ऐसा क्यों कर सकती है? एक माँ के अंदर हिम्मत कहाँ से आ जाएगी? वो ज़रूर उसके दिमागी मतलब मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी। एक स्टडी मैंने पढ़ी थी अभी, पता नहीं आपने उसके ऊपर ध्यान दिया कि नहीं, वाई क्रोमोसोम के ऊपर आई थी एक। यस, वो है ना? एक मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम, आई थिंक केंट यूनिवर्सिटी ने ये किया था। उन्होंने ये कहा था कि अभी टाइम है, अगर ऐसा हो रहा है तो आई थिंक वो 10 मिलियन या कुछ मिलियन ईयर्स के बाद वो होगा। बट उन्होंने स्टडी में ये बताया है कि जो वाई क्रोमोसोम्स है, जो व्हिच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल स्पेशीज, तो वो डिमिनिश हो रहा है। तो उन्होंने ये काफ़ी सारे एनिमल्स में भी देखा है, और आई थिंक पुरुषों में भी ये चीज़, ह्यूमन्स में भी अभी ये चीज़ धीरे-धीरे आने वाली है, या आ रहा है, ऐसा कुछ है। तो वो अभी लोगों के लिए काफ़ी चिंता की बात है। इवन दो उन्होंने बहुत मिलियन साल बाद ये होगा, इवन दो मिलियन साल बाद ये होगा, स्टिल इट इज़ अ मैटर टू वरी अबाउट, राइट? क्योंकि वो होगा तो क्यों होगा, है कि नहीं? वो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका कारण भी पता होना ज़रूरी है। हालाँकि उस आर्टिकल में इतने डिटेल में नहीं लिखा गया था कि कारण क्या है, क्या नहीं है, क्योंकि ये रिसेंटली जस्ट इस स्टडी ने फाइंड आउट किया इस चीज़ को। तो आई होप उससे फर्दर अपडेट्स आए। बट अगर ये सच निकला वाक़ई में, और ये एक्यूरेट अगर रिज़ल्ट है, तो ये चिंता करने वाली बात है। तो वहाँ पे ये भी लिखा हुआ था इनफैक्ट कि शायद अब ये मेल खत्म होने के बाद कोई नई स्पेशीज़ या नए जेंडर का जन्म होगा। सो आई डोंट नो कि वो कितना सच है, बट उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि अगर मेल नहीं रहे, तो मे बी दैट विल बी द बर्थ ऑफ अनदर जेंडर और अनदर स्पेशीज़। और हम बात कर रहे हैं वैसे यहाँ क्या पे कि रीज़न लगता है मेल, आपको? हाँ, और हम फीमेल फीटस की बात करते हैं कि उसको लोग डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो देखिए ये हाल है। हाँ। पर वैसे क्या रीज़न लग रहे हैं आपको? क्या क्या रीज़न है कि ये वाई क्रोमोसोम जो है वो खत्म हो रहे हैं, डिमिनिश हो रहे हैं धीरे-धीरे करके? कुछ देखिए स्टडी में आपने देखा हो इसके, अगर?
हाँ, कारण मेरे हिसाब से, क्योंकि आई डोंट नो कि उन्होंने ऑन व्हाट बेसिस एक्सपेरिमेंट किया था, या फिर उन्होंने दुनिया के कितने जगह से वो एक्सपीरियंस किया, मतलब कितने जगहों पे उसको किया, दैट आई डोंट नो कि उन्होंने वर्ल्ड के कितने पार्ट्स को कवर किए। लेकिन अगर ये हो रहा है तो फिर मे बी दैट्स बिकॉज जेनेटिकल इशू हो सकता है, या फिर मे बी बहुत जैसे आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारे मेल्स बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनको जेनेटिकल काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं। फिर बहुत लोग जो है जो सरेगेसी कर रहे हैं, ये भी एक बार निकला था कि जैसे एक महिला को जन्म देने के लिए एक मेल के स्पर्म्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, फीमेल के एग से भी वो कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ-कुछ चीज़ें निकली थी कुछ साल पहले। तो उससे क्या होगा, फीमेल की अगर वो एग्स लेंगे तो एक फीमेल का ही जन्म होगा, मेल्स का जन्म नहीं होगा उसमें से। ऐसा नेचुरली पॉसिबल कैसे है? बायोलॉजिकली ऐसा पॉसिबल ये कैसे है हाँ, कि ये एक आर्टिकल में निकला था ये चीज़। ये मैंने कुछ साल पहले हुँ, पढ़ा था कि हुँ, अगर एक महिला चाहे तो बिना हुँ, एक मेल स्पर्म के भी वो कर सकते हैं, ठीक है? तो ये भी एक कारण हो सकता है, आई थिंक सो। ऊपर से बहुत सारी महिला लाइक अभी जहाँ तक मैंने ट्रेंड देखा है लोगों का, महिलाओं का, कि वो लड़कों को जन्म नहीं देना चाह रही है। ये महिलाओं को खुद मैंने बोलते हुए सुना है कि आपने भी सुना होगा, मैं अभी यहाँ पे डायरेक्टली नाम नहीं बोलूँगी, बट बहुत सारी सेलेब्स ने, पोएट्स ने भी ये चीज़ बोला है कि मुझे मेल नहीं चाहिए क्योंकि ऑल मेल मेन आर रेपिस्ट एंड ऑल, तो मैं मेल को जन्म नहीं दूँगी एंड ऑल। तो ये 2 मेरे हिसाब से एक कारण हो सकता है। प्लस आजकल देखिए जिस तरीके से मेल्स के सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, वो भी एक कारण हो सकता है ना? अगर मेल ही हुँ, ज़िंदा नहीं बचेंगे, अगर वो सुसाइड पे सुसाइड करते रहेंगे, तो कौन हुँ, हुँ, वो वाई क्रोमोसोम पैदा करेगा? तो मेरे हिसाब से, मेरी थिंकिंग के हिसाब से मे बी ये दीज़ आर सम ऑफ द फैक्टर्स, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, तो दीज़ आर सम ऑफ द फैक्टर्स। क्योंकि आप देखिए हुँ, फीमेल फीमेल का क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम्स होता है और मेल का एक्स वाई होता है। तो एक्स तो दोनों जगह में है, बट वाई सिर्फ मेल्स में है, वो फीमेल में नहीं है। तो अगर मेल ही सही ना रहे, हेल्दी ना रहे, हुँ। या सही ना रहे, या वो ज़िंदा ना रहे, तो कहाँ से कौन वाई क्रोमोसोम लेकर लाकर देगा? सो माइट बी दैट्स द रीज़न। अभी ना मैं एनसीआरबी का रिपोर्ट पढ़ रहा था सुसाइड का, हुँ। कि कितने सुसाइड हुए थे। 2022 का डाटा पढ़ रहा था मैं, हाँ, और हाँ। उसमें मैं देख रहा था कि मर्द जो थे उनकी संख्या डेफिनिटली ज़्यादा थी, और डबल थी मेरे हुँ, हिसाब से, डबल डबल से भी थोड़ी ज़्यादा, 70% मान लो आप, जो सुसाइड केसेस थे वो मेल मेल थे। हुँ। और उसमें भी मैंने देखा कि अंदर जाके कि एक्चुअली में कितनी एज वाले बंदे कर रहे हैं सुसाइड, और हुँ, किन कारणों हुँ। से कर रहे हैं। तो मैंने सबसे बड़ा गैप वो देखा, सबसे बड़ा 30 टू 45 वाला। हाँ, हाँ। 30 टू 45 वाला ज़्यादा कर रहे हैं, एंड सेकंड नंबर पे है 18 टू 30 वाले। ठीक हुँ, है? हुँ। और सबसे बड़ी हुँ, प्रॉब्लम आ रही है 31% फैमिली प्रॉब्लम्स। तो एक बार मैं हुँ, जानना चाहूँगा, ये आपको क्या लगता है, लाइक ये जो फैमिली प्रॉब्लम्स है, ये किस तरह की प्रॉब्लम्स है जिसके कारण जो ये एज गैप है, ये जो एज ब्रैकेट में आते हैं 30 टू 45 हुँ, वाले, ये सुसाइड कर रहे हैं हुँ। मेल? कारण तो बहुत है। अगर मैं एकदम एक स्टूडेंट की बात करूँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या है कि जो लाइक प्रेशर झेल नहीं पाते हैं पढ़ाई का। जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं ना, तो वो कर लेते हैं, जो ये पहले भी था, पहले भी होता था। अभी एक नया आया है कि फैमिली इश्यूज़ की वजह से, ठीक है? फिर जो ये 22, 23, 24, 25 से लेकर जो 30 तक होते हैं, 30-35 तक, तो उनका क्या है कि अभी हर एक पुरुष में ना एक ये प्रेशर रहता है कि मुझे पैसा कमाना है, पेरेंट्स को देखना है, भाई-बहन को देखना है, शादी करके बीवी को पत्नी को देखना है, बच्चों को देखना है। तो एक अकेले इंसान पर बहुत बोझ होता है। सेकेंडली वो लोग क्या है ना कि वो शेयर नहीं कर पाते अपनी बातें, जैसे हम महिलाएँ करती है। तो अगर कोई इंसान आई मीन कोई मेल अगर डिप्रेशन से गुज़र रहा है ना, तो प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ये बात एक बार एक साइकोलॉजिस्ट ने बताई थी। उसके बाद आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग एंड इट्स ट्रू एक्चुअली कि 10 में से अगर सपोज़ 5 मेल डिप्रेशन वाले पेशेंट है एंड 5 फीमेल डिप्रेशन वाले पेशेंट है, तो वो जो 5 फीमेल्स है ना, वो उनको जो डिटेक्ट हो जाता है कि हाँ, समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी, आई नीड टू गो एंड टॉक टू अ डॉक्टर। तो वो लोग जाते हैं। जाके या तो अपने फ्रेंड से बात करेंगी या फिर एक डॉक्टर से सीधा बात करेंगी, अपने इश्यूज़ के बारे में, एंड दे ट्राई टू हील देमसेल्व्स। ओके, महिलाएँ जो हील करना आता है उनको खुद को, पुरुषों को ये चीज़ नहीं आता है, नहीं आती है। वो सोचते हैं कि अरे क्या है और ठीक हो जाएगा। दोस्तों से बोलेंगे तो वो भी उसको हँसी-मज़ाक में उड़ा देंगे, एंड दे विल बी लाइक अरे चल, चल हमारे साथ 2 पैग लगा ले, चल घूमने चलते हैं, ये कर ले, वो कर ले, ठीक हो जाएगा।
तो वो दोस्त उनके जो उन चीज़ों को इतनी सीरियसली नहीं लेते हैं, प्लस वो फैमिली में कभी किसी से शेयर कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो फिर मेरे ऊपर डिपेंडेंट है तो उनको टेंशन हो जाएगी, तो नहीं बोलते, जो हमारे फादर्स हमेशा करते आ रहे हैं। हमने अपने फादर्स को रोते हुए रेयरली देखा होगा, आपने भी रेयरली देखा होगा, राइट? थर्डली क्या है कि वो जो मैंने डॉक्टर के पास जाने वाली बात बोली है, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। पुरुष नहीं जाते क्योंकि वो सोचते हैं कि कौन अभी डॉक्टर के पास जाएगा, अभी पता नहीं क्या पूछेगा, क्या बोलूँगा? सो वो नहीं जाते क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ना, वो बात ही नहीं कर पाते, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो क्या डॉक्टर के पास जाएँगे? तो इसलिए वो 10 में से 5 महिला जो डिप्रेस्ड थी, वो ठीक हो जाते हैं। बिकॉज़ दे गेट द राइट ट्रीटमेंट एट द राइट टाइम। लेकिन जो पुरुष है, वो डिप्रेस्ड के डिप्रेस्ड ही रह जाते हैं, उल्टा और डिप्रेशन में घुस जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स तो खत्म नहीं होते ना फैमिली इश्यूज़। ऊपर से आजकल देखिए ये फ़ॉल्स रेप केसेस आ गए हैं, मैट्रिमोनियल केसेस है, ठीक है? पत्नी की धमकियाँ, पत्नी के ताने, ये फुलफ़िल ना कर पाओ तो धमकी देंगी, उसको अलग से घर चाहिए, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कच, 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 कच। तो एनी टाइम ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो मेंटली इफ़ेक्ट करते हैं, लाइक करता है लड़कों को। तो उसकी वजह से वो और डिप्रेशन में घुस जाते हैं और फिर मैक्सिमम जो आजकल के जो सुसाइड केसेज़ है ना, मैं बता रही हूँ आपको, फैमिली प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन उस फैमिली प्रॉब्लम्स में आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे कि जिन पर ये फ़ॉल्स केसेज़ होते हैं ना, मैट्रिमोनियल केसेज़ जो चलता है, सालों-साल खत्म नहीं होते। महिलाएँ मेंटेनेंस माँगते रहते हैं, एक्सटॉर्शन चलता रहता है, कोर्ट भी कोई सुनवाई नहीं दे पाते हैं, सालों-साल वो इंसान स्टक होके रह जाता है, वो शादी नहीं कर पाता है, लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पाता है, जॉब चली जाती है, ये वो। फिर धमकी अलग से, पुलिस के टॉर्चर अलग से। पुलिस पे लड़के को परेशान करेगी, उसकी फैमिली को परेशान करेंगे, पैसे माँगेंगे। लड़के के पास सारे एविडेंसेस है, फिर भी पुलिस बोलेंगे कि पैसा दो। ठीक है? यही हाल है पुलिस का, मैं तो खुल्लम-खुल्ला बोल रही हूँ। पुलिस ऐसे ही है आज के ज़माने में, ठीक है? तो इन सब चीज़ों की वजह से और लड़के क्योंकि शेयर नहीं कर पाते और चौथी बात ये है कि लड़कों की बात मानेगा कौन? मैं अगर अभी रो पड़ूँ, तो 10 लोग आ जाएँगे मुझे कंधा देने के लिए, लेकिन लड़के को कौन आएगा कंधा देने के लिए? एक महिला अगर ब्लेम करेगी तो सब उसके ऊपर ही चढ़ जाएँगे ना। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही जो पुरुष है वो सुसाइड कर रहे हैं। और हमने जो देखा है, हमारे पास इतने विक्टिम्स आते हैं अपने केसेज़ को लेकर, मैक्सिमम लोगों का यही है। पत्नी ने झूठा केस कर दिया, चाइल्ड कस्टडी मुझे नहीं दे रही है, रेप केस कर दिया, मेरे पास सारे एविडेंसेस है, पुलिस मेरी बात नहीं सुन रही, पुलिस पैसे माँग रही है, कहाँ से पैसे लाके दे, बस। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ना सुसाइड्स हो रहे हैं। तो अगर मैं फैमिली इश्यूज़ बोलूँ, तो मैक्सिमम फैमिली इश्यूज़ में तो यही है कि लाइक ये पत्नी की वजह से झगड़े होते हैं। क्योंकि आप आपका आपके पेरेंट्स के साथ तो ऐसा कोई झगड़ा होता नहीं है ना कि आप सुसाइड कर लो, है कि नहीं? पेरेंट्स से आपकी लड़ाई होगी, वो सबकी लड़ाई होती है, लेकिन वो सुसाइड के लेवल तक नहीं जाती है। सुसाइड के लेवल तक लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि कुछ ट्रॉमा वो लोग सहन नहीं कर पाते, स्पेशली जब ये लीगल केसेस की बात आती है, तो ये चीज़ है। बेसिकली यही इश्यू है। अभी मेरा एक दोस्त था नहीं हुँ, मतलब ज़िंदा है पर आया था अभी कुछ दिन पहले। तो ओके। वो बड़ा परेशान था कि उसका ब्रेकअप हुआ है और बड़ा खतरनाक ब्रेकअप हुआ है, हुँ, मतलब 2 ब्रेकअप हो गए एक ही जल्दी-जल्दी। तो हुँ, और ऊपर से मम्मी-पापा भी नहीं है ज़िंदगी में, मम्मी-पापा नहीं होते तो आपको पता ही है, अब अच्छा। शेयर किससे करें, दोस्त भी हाँ। नहीं है। तो हुँ, हुँ, मैंने उसको बोला साइकोलॉजिस्ट के पास जा, थेरेपिस्ट के पास जा, हुँ, उनसे बात-वात कर, उनको बता अपने बारे में क्या हुआ है। तो उसने बड़ी हिम्मत करके गया वो साइकोलॉजिस्ट के हुँ, पास, पर एक ही दिन में हुँ, वापस आ गया। कहने लगा हुँ। यार मैं ओपन अप नहीं हो पाया, मैं बोल ही नहीं पाया। मैं अपनी हाँ, कमज़ोरी कैसे बता दूँ उसको? मैं कैसे बता दूँ उसको कि एग्ज़ैक्टली। मैं यहाँ कमज़ोर पड़ गया? और फिर वो मेरे पास आके मैंने उसको बोला चल ठीक है मेरे पास आ। तो आया, रोने की कोशिश कर रहा है, मैंने बोला रो लेना भाई क्या दिक्कत है? रो क्यों नहीं रहा तू? कह रहा नहीं मैं नहीं रो रहा। पागल है क्या? मैं नहीं रो सकता, मैं हुँ, कमज़ोर नहीं हूँ। फिर कहने लगा एग्ज़ैक्टली। मुझे वो देखना है, मुझे ना मार्शल आर्ट सीखना है भाई रवि, अब मुझे ना वो यूएफसी की वो वीडियोज़ दिखा। वो मतलब होता है ना कि एस्केप बंदा ढूँढता है। वो कहता है मुझे है ना गुस्सा कि आ रहा खुद है, को मैं अभी और दुनिया स्ट्रॉन्ग छोड़ कर दूँगा ले। भाई। हाँ। हाँ, हुँ, अब खुद हुँ, को हाँ, लेकिन वो टॉक्सिक वे में कर रहा था। कह रहा था कि भाई अब देख मैं हुँ, किसी से दिल नहीं लगाऊँगा, किसी पे ट्रस्ट नहीं करूँगा, अब खत्म कर दूँगा सबको। हुँ, तो वो वैसा हो गया था। तो हुँ, मैंने हुँ, मैंने बोला यार क्या सॉल्यूशन है इस चीज़ का कि अगर तू हुँ, ओपन अप भी नहीं हो रहा साइकोलॉजिस्ट के पास जाके, तू मेरे पास भी आके अच्छे तरीके से बता नहीं रहा मुझे और तू इस तरीके से बातें कर रहा है। तो मैं समझ सकता हूँ कि एक इंसान किस तरीके से उस दलदल में फँसता चला जाता है और उसके बाद उसके पास लास्ट ऑप्शन ये रह जाता है कि यार अब इस पेन को खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। और वो हाँ, मैं समझ एग्ज़ैक्टली। सकता हूँ, बिल्कुल समझ सकता हूँ। क्योंकि आपने जो हुँ, कहा यानी कि पेरेंट्स नहीं है, तो जिसके पेरेंट्स भी नहीं है, वो बेचारा कहाँ जाएगा? वो उस लड़की के भरोसे था कि उससे शादी होगी, मेरी एक नई ज़िंदगी आएगी, मेरा नया परिवार बनेगा। लड़की ने धोखा दिया और ऑब्वियसली एक इंसान से रिलेशन बनने में बहुत टाइम लग जाता है ना, तो फिर से आप किसी को ट्रस्ट करोगे, फिर आपके मन में एक हुँ, फ़ियर आता है कि क्या पता उसने भी सेम किया तो, मैं बार-बार कितना हार्ट हुँ, ब्रेक झेलूँगा।
तो यही हुँ, रीज़न्स है। फैमिली इश्यूज़ जो बोलते हैं ना, फैमिली इश्यूज़ में यही है। जो झूठे केसेज़ होते हैं ना पत्नियों के द्वारा, या फिर वो जो मेंटली टॉर्चर करते हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस तो पुरुषों पे भी होता है, हालाँकि कोई बात नहीं करता है उसके बारे में। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही, स्पेशली अगर आपकी लाइफ़ में एक बच्चा है, चाइल्ड है, तब तो और प्रॉब्लम है, तब और ज़्यादा हुँ, प्रॉब्लम है। उसकी कस्टडी की बात आ जाती है। और ऐसा तो है नहीं कि पिता के इमोशंस नहीं है। जस्ट बिकॉज़ ही इज़ अ मैन एंड ही इज़ फिज़िकली स्ट्रॉन्ग एंड ही डज़न्ट क्राई, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर ममता नहीं है, डेफ़िनिटली है। तो ये चीज़ लोग समझते नहीं हैं, और इसलिए लोग सोचते हैं कि बच्चे को तो माँ की ज़रूरत है, पिता की तो ज़रूरत है नहीं, तो पिता को हम कस्टडी क्यों दें? तो जनरली माइनर 18 साल के पहले बहुत कम केसेज़ में आपने देखा होगा कि पिता को कस्टडी मिलती है, बहुत कम केसेज़ में। जहाँ पे ये प्रूव हुआ है कि महिला ने गलत किया बच्चे के साथ, तो उस केस में ही पिता को कस्टडी दी जाएगी। अदरवाइज़ आउट ऑफ, अगर मैं 100 पकड़ूँ तो 80 टू 85% में कस्टडी पिता को नहीं मिलती है, या 90% के केसेज़ में कस्टडी पिता को नहीं मिलती है। तो यही सब हुँ। मेन कारण है। अभी एक केस भी आया था ना, आप मैं सारा जितना भी डाटा है वो आपके साइट से कलेक्ट करता हूँ, जो आपका हुँ, इंस्टाग्राम हुँ। पेज है। हुँ, तो हुँ, वहाँ हुँ। पे मैंने देखा था, एक औरत है, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता ये कहाँ की है बात, पर उस औरत ने हुँ, पॉक्सो का यूज़ किया गलत तरीके से, चाइल्ड हुँ, कस्टडी में। उसने हुँ, मतलब ये प्रूव करने की कोशिश करी कि ये जो बंदा है, ये जो पिता है इस बच्चे का, ये गलत है। आपने ये हुँ। केस देखा था? मतलब आपने इसको अगर एक्चुअली देखा ये हो? आई डोंट नो आप कौन-से जगह की बात कर रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत केसेज़ हैं, जहाँ पे महिलाएँ क्या करती है, कस्टडी पाने के लिए पिता पर एलिगेशन लगाते हैं कि उसने मेरी बेटी का रेप किया, सेक्सुअली उसको असॉल्ट किया, वो कर देती है। इनफैक्ट कुछ महिलाएँ अपने, ऐसे केसेज़ हैं, आपको हमारे पेज में मिल जाएँगे, क्योंकि अभी एग्ज़ैक्टली मुझे भी जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा ही एक केस हुआ था जहाँ माँ ने अपनी बेटी को ही फ़ोर्स किया था कि वो ये बयान दे कि उसके पिता ने उसका रेप किया। फिर बाद में उस लड़की ने अपना स्टेटमेंट जो है वो विथड्रॉ किया काफ़ी सालों बाद, तब तक उसके पिता जेल जा चुके थे। एंड देन ही केम आउट आफ्टर शी चेंज्ड हर स्टेटमेंट। तो ऐसे बहुत केसेज़ हैं, बहुत। और अगर जब बात पॉक्सो की आती है, बच्चों की आती है, तो उसमें लॉज़ आर वेरी स्ट्रिक्ट। आपको 20 साल तक का जेल हो सकता है, या फिर आपको लाइफ टाइम इम्प्रिज़नमेंट भी हो सकता है, वो डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ द केस। तो महिलाओं को पता है कि अगर मैंने एक पिता पर लगा दिया आरोप, तो वो लोग मान जाएँगे। तो इसीलिए महिलाएँ क्या कर रही है, जल्दी-जल्दी कस्टडी उसको मिल जाए, तो इसलिए वो ये सब चीज़ें आजकल कर रही है महिलाएँ। तो अब देखिए महिलाएँ क्या कुछ नहीं कर रही है, फिर भी लोग यहाँ नारे लगाएँगे कि महिलाएँ ही विक्टिम रहती है। तो इसी सोच को बदलना है, जो मैंने शुरुआत में भी कही थी कि विक्टिम कोई भी हो सकता है। आवर फाइट इज़ नॉट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर जेंडर। आवर फाइट इज़ अगेंस्ट द क्राइम्स एंड दोज़ पीपल हू आर कमिटिंग हीनियस क्राइम्स। उसको खत्म करना है ना, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ भगवान ने क्यों बनाया 2 जेंडर्स? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अगर महिलाएँ सब कुछ अकेले कर लेंगी, या पुरुष ही अकेले सब कुछ कर लेंगे, तो जो 2 जेंडर्स होना ही नहीं था ना। ये फिर 4, 5, 6 जेंडर्स क्यों नहीं है? वो तो आजकल ना ये सब एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी आई है, अदरवाइज़ तो अल्टीमेटली वो जन्म तो लेते हैं एक मर्द या पुरुष, एक महिला के रूप में ही, बाद में वो फिर चेंज हो जाते हैं, राइट? तो इस चीज़ को लोगों को समझना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके ना आप सही मायने में लोगों को जस्टिस मिलेगी। उस दिन जैसे मैंने एक देखा डिवोर्स केस, 22 साल बाद वो डिवोर्स केस खत्म हुआ, कोई मतलब हुआ इस बात का? ये जस्टिस है कि इनजस्टिस है? आप सोचिए कि लोग क्यों जाए कोर्ट में? क्यों क्यों नहीं डरेंगे कोर्ट जाने से? लड़का क्यों नहीं डरेगा हुँ। कोर्ट केस का नाम सुनकर? 22 साल के बाद डिवोर्स हो रहा है, वो कब शादी? उसकी आधी ज़िंदगी निकल गई। आपने विष्णु तिवारी का केस का सुना था, सबने सुना है इस केस के बारे में, जहाँ पे एक लड़की ने उसको फ़ॉल्सली एक्यूज़ किया था रेप के लिए, एंड वो जेल की सलाखों के पीछे रहा 22 इयर्स तक। 21 या 22 इयर्स तक रहा। उसके बाद जब कोर्ट को एविडेंसेस नहीं मिले उसके खिलाफ, तो फिर उसको छोड़ा गया। जब वो बाहर आया, वो आके बोलता है कि जब मैं जेल के अंदर घुसा था, उस टाइम पे ना मोबाइल फ़ोन्स थी, ना कुछ। आज मैं बाहर आया हूँ, सब कुछ बदल चुका है। ना मेरे माँ-बाप ज़िंदा है, ना कोई और फैमिली मेंबर ज़िंदा है। और आई थिंक ये मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी कही थी ये बात, कि जब वो बाहर आके फिर वो शादी करने की हिम्मत करता है, तो वो लड़की उसके सारे गहने, ज्वेलरी वगैरह लेकर, पैसे लेकर भाग गई। तो ऐसे केस में इंसान क्या करेगा? वो तो विष्णु तिवारी शायद मेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो उसने अभी तक कोई गलत कदम नहीं उठाया है, उठाना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई वीक बंदा है, तो वो क्या करेगा? आप बोलेंगे वो क्या करेगा? खत्म कर देगा ना सब कुछ। तो यही चीज़ है जो हमें लोगों को समझाने की ज़रूरत है। ये मेरे को बताओ कि ये जो औरतें हैं, और मैं देख रहा हूँ कि ये औरतें सिर्फ़ शहर की औरतें नहीं हैं, पढ़ी-लिखी औरतें नहीं हैं।
मैं गाँव की हुँ, औरतों को भी हुँ, देख रहा हूँ, तो आपको नहीं लग रहा कि हुँ, इसमें लॉयर जो होता है, वो थोड़ा-सा कुछ डालता है दिमाग में कि तू ये ट्राई करके देख, ऐसा इल्ज़ाम लगा के हाँ, और देख। हुँ, आपको नहीं लगता हाँ। लॉयर भी इन्वॉल्व होते हैं उतने ही? इन्वॉल्व्ड होते हैं क्योंकि जहाँ पे पति के पास जहाँ पे पति बहुत माला-माल पति है, आई मीन टू से कि बहुत पैसे हैं उसके पास, तो उसमें तो लॉयर्स का ही कट रहता ही है ना, ये तो एकदम ओपन सीक्रेट है ये चीज़। लॉयर जो बोलते हैं कि आप ये करो, वो करो, इतना मेंटेनेंस माँगो, तो उसमें तो लॉयर को डेफिनिटली एक कट मिलता ही है। पति हुँ, अगर उसको मंथली 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख अगर मेंटेनेंस दे रहा है, तो उसमें से लॉयर भी अपना शेयर लेगा, डेफिनिटली लेगा। तो ये सब चीज़ें तो लॉयर ही करते हैं ना, और कौन करता है? लॉयर ही है जो केस लड़ेगा, लॉयर ही है जो बुद्धि देगा, क्योंकि हम सबको बेसिकली जो आम जनता है, हमको थोड़ी ना इतना लॉ का ज्ञान है क्या? ना, मतलब अभी जैसे मैं इस फील्ड में हूँ, तो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। आम जनता को है क्या इतनी जानकारी लॉ के बारे में कि क्या है, नहीं है? जबकि जानकारी आज के ज़माने में तो रखनी चाहिए सबको, बट अदरवाइज़ नहीं है, क्योंकि लॉ में बहुत सारे प्रोविजंस है, सेक्शंस है, एक्ट्स है, ये है, वो है। तो ये सब तो डेफिनिटली लॉयर ही है ना, वो ही तो करता है ये सब। तो हुँ, महिला पढ़ी-लिखी हो या गाँव की हो, अल्टीमेटली सब आज के ज़माने में ना क्राइम्स तो कर ही रहे हैं भर-भर के। हुँ। लेकिन कुछ लॉयर तो हद पार कर देते हैं ना, जैसे आपने बोला अभी वो पॉक्सो वाला, कि ये हुँ, इंसान के मन में डाल दे कि यार केस हाथ से निकल रहा है ना, एक काम कर तू ही पॉक्सो डाल दे। ये सोच के हुँ, देखो एक लॉयर कितना इविल माइंडेड होगा कि यार उसने ये चीज़ सजेस्ट करी उस औरत को, केस जीतने के लिए। ठीक है हुँ, भाई तुम्हारा पेशा है, ठीक है, लेकिन तुम ये नहीं देख रहे तुम कितना घिनौना इल्ज़ाम लगा रहे हो यार उस बंदे पे जिसने पैदा किया उस बच्चे को, जिसने पाला-पोसा है, इतना हुँ, प्यार करता है उससे। हुँ, सोचते भी नहीं है ये। बिल्कुल। हाँ, तो हुँ, इनफैक्ट मैं पूछने भी वाला था क्योंकि दीपिका नारायण भारद्वाज जी के साथ मैं फ्यूचर में जब पॉडकास्ट करूँगा तो मैं समझना चाहता था इस मेंटालिटी को कि जो औरतें हो हुँ, रही हैं, सशक्तिकरण उनका हो कैसे रहा है? लाइक वो कैसे समझ रही हैं इन चीज़ों को इतनी बारीकी को कि यार हाँ, ये रास्ता बंद कर दूँगी, ये रास्ता बंद कर दूँगी और सारे रास्ते बंद कर दूँगी इस आदमी के लिए। वो दे कौन रहा है बिल्कुल। इन्हें? ये इतनी स्मार्ट तो नहीं है। मैं सॉरी यार थोड़ा नहीं। सेक्सी साउंड करूँगा बट इतनी स्मार्ट तो नहीं है ये और इतनी नहीं, स्मार्ट नहीं, देखिए कोई तो बात नहीं हाँ, एक्चुअली बात ये है ना कि जो इविल माइंडेड महिला है, उसको लॉयर के सजेशन की ज़रूरत नहीं है। वो सोचेगी कि मैं इस पे उसको ना नहीं पता कि पॉक्सो का केस क्या है, धारा क्या है, उसको नहीं पता। लेकिन उसको इतना तो पता है ना कि अगर मैं कोर्ट में जाकर ये कह दूँ कि इसने मेरे बेटी के साथ गलत किया, तो कोर्ट तो ऑब्वियसली उसको पनिश करेगा ना। उसको नहीं पता कि इसमें उसको कितना साल का इम्प्रिजनमेंट होगा। लेकिन उसको इतना पता है कि पति के साथ तब गलत हो जाएगा और तब उसको कस्टडी मिल जाएगी। उसको मेंटेनेंस मिलेगा, प्लस उसका अपना खुद का प्लस चाइल्ड मेंटेनेंस। तो महिलाएँ जो है, महिलाएँ दिमाग तो सबसे ज़्यादा महिला के पास ही है। आप कुछ भी बोल लो, हुँ, महिलाओं के पास ही सबसे ज़्यादा दिमाग है। उनका दिमाग सबसे ज़्यादा चलता है। तो इसीलिए ही वो इस तरह की चीज़ें कर पा रही है। नहीं तो आप सोचो एक डिवोर्स केस में एक लाइक पति जो ये कोर्ट से ये कहा गया है कि आपके पास जॉब हो या ना हो, आप पैसा हुँ, कमाओ कि ना कमाओ, दैट इज़ योर लुकआउट, बट यू आर बाउंड टू मेंटेन योर वाइफ। ठीक है? आपको मेंटेनेंस देना होगा। आप चोरी करो, डकैती करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको मेंटेनेंस देना है। तो कोर्ट अगर खुद ये बात बोल रही है, तो और क्या चाहिए भाई महिलाओं को? हुँ, तो लॉयर्स तो डेफिनिटली समझा देते हैं ना कि आप ऐसे बोलना, ऐसे करना। लेकिन ये तो अभी सबको पता चल चुका है कि एक पति जो है, ही इज़ बाउंड टू मेंटेन हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, नो मैटर उसके पास जॉब हो ना हो। इसलिए ये तो जजेस खुद बोलती है कि यू बेग, बोरो और स्टील। अब देखिए पति को बोल रहे हैं बेग, बोरो और स्टील, ठीक है? लेकिन आप मेंटेनेंस दो। और उधर वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। इधर वो लोग फ्री एजुकेशन स्कीम्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उधर बॉम्बे हाई कोर्ट बोलता है कि यू कैन नॉट फोर्स अ वुमन टू वर्क, ठीक है? हुँ, वर्क इवन इफ शी इज़ एजुकेटेड। तो फिर आप क्यों ये स्कीम्स लॉन्च कर रहे हो? तो वो स्कीम्स आप पुरुषों को दे दो ना, क्योंकि उनको ही कमा के खिलाना है सबको अल्टीमेटली तो। डिवोर्स के पहले, डिवोर्स के बाद, ठीक है ना? तो आप वो फ्री एजुकेशन स्कीम पुरुष को दे दो ना, महिला को क्यों रिज़र्वेशन दे रहे हो, स्कीम्स दे रहे हो? आप रिज़र्वेशन दे रहे हो, इतना-उतना 30% 50% उधर बोल रहे हो कि महिलाओं को कोई जॉब करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है ना? तो आप थोड़ा सोचिए ये चीज़ कि तो फिर गवर्नमेंट किस चीज़ का एम्पावरमेंट कर रही है? और फिर लेकिन कुछ लेकिन के आपको रेप लगता है केसेस। फ़ोर्स वर्ड जो है, ये फ़ोर्स वर्ड तो गलत है ही ना, चाहे आप कुछ भी करने के लिए फ़ोर्स हुँ। करो तो गलत है ना वो तो। अगर एक मान लो फोर्स मैं तो देखिए, फोर्स आपको तो जैस कोई नहीं करेगा ना, फोर्स तो जैसे आपको कोई पापा नहीं हैं, करेगा। आप अब यहाँ एग्ज़ाम्पल लो अंतरा मान लो कि मैं हुँ, जॉब नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब ही करूँ।
तो पापा मुझे फोर्स थोड़ा ना कर सकते हैं हाँ। कि भाई मत कर, नहीं, नहीं, है ना नहीं, नॉट जॉब। दैट फोर्स। हाँ, नॉट दैट फोर्स मतलब उनके बोलने का मतलब ये है कि महिला अगर बोलती है कि मैं सिर्फ बैठ के घर में ही बैठी रहूंगी, मैं कोई जॉब नहीं करूंगी या कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ मैं अपने पति के पैसों पर ही सब कुछ करूंगी, तो वो अगर उससे डायमंड ज्वेलरी अगर वो मांगे या ये मांगे वो मांगे, तो पति को लाके देना होगा, क्योंकि कल को नहीं दिया और फिर पति ने अगर उसके पत्नी ने अगर केस कर दिया, तो फिर उस पति के इनकम के बेसिस पर ही फिर कोर्ट ही उसे बोलेगी ना पति को कि आप जाकर वो करो, अपने पत्नी को इतना लाख मेंटेनेंस दो या जो भी हो। तो यहाँ फोर्स करने की बात, देखिए अगर आप बोल रहे हो वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को इंडिपेंडेंट करने की बात कर रहे हैं ना, तो आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। खड़ा कैसे होंगे आप पैरों पे अगर आपको काम नहीं करना है तो फिर व्हाट मतलब व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन इंडिपेंडेंस अगर आपको काम ही नहीं करना है। और देखिए आज के जमाने में जहां महंगाई है, कोई पति आपको जबरदस्ती घर से बाहर नहीं निकाल देगा या खींच के आपको रास्ते पे नहीं लेके जाएगा कि काम करो, ठीक है। पति ये बोल सकता है ना कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम करो कुछ, तुम करो। और उसमें गलत क्या है, आप बोलिए गलत क्या है उसमें? तो फिर आपने बिल्कुल। पढ़ाई क्यों की है? तो फिर आप पहले ही शादी कर लेते हैं। क्यों वेस्ट किया माँ बाप का पैसा इतने सालों पढ़ाई लिखाई कर कर, है ना? अगर आप 5वीं पास है या 10वीं पास है, आपको तो कोई पति बोल नहीं सकता नहीं कि आप जॉब करो। आपको जॉब करने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप पढ़ी लिखी हो। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर नॉलेज एंड टैलेंट, तो यू वर्क, वो तो उससे तो आपका ही बेनिफिट है ना। आप इंडिपेंडेंट बनोगे, आपके पास पैसा आएगा, वो पैसा आपका ही है, कौन सा पति उससे पैसा छीन लेगा? उतना तो राइट है ही नहीं पति का। पत्नी छीन सकती है पति का पैसा, पति तो नहीं छीन सकता ना पत्नी का पैसा, उतना तो राइट ही नहीं है। तो फिर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी मत करो। अगर आप ये बोल रहे हो कि यू कैन नॉट फोर्स योर वाइफ एंड दिस एंड दैट, तो फिर आप बात ही मत करो ना। आप बात क्यों कर रहे हो फिर वुमेन एम्पावरमेंट की या इंडिपेंडेंस की? एक तरफ आप महिला महिला सशक्तिकरण कर रहे हो, लेकिन उधर आप ये बोल रहे हो कि ये नहीं कर सकते, आप उसको वो नहीं करने बोल सकते, पैसा देना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। तो फिर मतलब इक्वालिटी तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है ना तब तो। वो बात है। यहाँ पे फोर्स अगर बोले तो ये नहीं कि आपको घर से घसीट के वो ले जाएगा, लेकिन जो मैंने देखा है महिलाओं का, इट्स लाइक मैं कोई काम नहीं करूंगी, मैं घर पे बैठूंगी, मैं घर का भी कोई काम नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, मुझे जो करना है मैं वही करूंगी, मैं वीडियो देखूंगी और दिन भर अपना ही काम करूंगी, ना किसी का ध्यान रखूंगी, ना कुछ करूंगी। मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि अगर मैं एक शादी की बात करूँ तो उसमें 2 लोग साथ रहते हैं, 2 परिवार, आई मीन 2 परिवार का उसमें एक मेल होता है, जबकि लड़की को रहना है पति के साथ या उसके परिवार के साथ, तो उसमें कुछ तो एडजस्टमेंट दोनों साइड से आनी पड़ेगी ना। कोई एक जन एडजस्ट करे तब भी नहीं चलेगा, दोनों साइड से एडजस्टमेंट होगी। तो अगर पति पूरा दिन बाहर काम करके अगर सब कुछ आपको करके दे रहा है, तो आप एटलीस्ट उसका ध्यान तो रख सकते हो, इतना तो आप कर सकते हो, या फिर उतना भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर शादी मत करो। तो फिर मत करो ना शादी। आप शादी भी करोगे, आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो नहीं मिलने से फिर आप केस कर दोगे, जिंदगी नरक कर दोगे, तो वैसा नहीं होता है। तो ये सब मैं महिलाओं को ही बोल रही हूँ, उनका ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं, तो आई नो तो कि लड़कियों की प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, तो आई नो दैट। और पहले के जमाने में जब लड़कियों को जॉब करने नहीं दिया जा रहा था, पढ़ाई लिखाई करने नहीं दिया जा रहा था, तब तो नारे लगा रहे थे बहुत, इक्वालिटी इक्वालिटी। अब जब मिल गई इक्वालिटी तो आप बोल रहे मुझे फोर्स नहीं कर सकते। आप खुद थोड़ा सोच के देखिए इस चीज को। तो इसी कारण झगड़े हो रहे हैं। ये बताइए आपकी डाउरी जो है वो क्राइम है, ठीक है, डाउरी मांगना क्राइम है, तो फिर एलिमनी के साथ ऐसा क्यों नहीं सोचते ये कि अगर एक औरत है कि एक औरत है, अगर वो मेंटेन कर सकती है खुद को। मैं देख रहा था, कोई केस पढ़ रहा था मैं, जहां एक औरत है वो कमा रही है, बढ़िया कमा रही है, महीना का 6-7 लाख रुपए पर मंथ इनकम है उसकी, और फिर भी वो 1-2 करोड़ रुपए पता नहीं मेंटेनेंस मांग रही है, एक तो एलिमनी भी मांग रही थी। तो ठीक है, वो तो लॉ के हिसाब से तो बिल्कुल देनी ही पड़ेगी, वो है। लेकिन आपको लगता है कि ये बदलना चाहिए, इसके अंदर कुछ चेंजेस आने चाहिए एलिमनी में, कि अगर एक औरत खुद को मेंटेन कर दैट्स सकती व्हाट, है। हाँ हाँ, दैट्स व्हाट। तो उसी के लिए तो हमारी ये लड़ाई है कि 498A या हो या डाउरी हो या कुछ भी हो, उसमें आप उस चीज को जेंडर न्यूट्रल करो। क्योंकि यहाँ बात डाउरी, एलिमनी इज लाइक अ काइंड ऑफ डाउरी ओनली ना। तो उसमें आप इतना पैसा डिमांड, जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक हमने अपलोड की थी हमारे पेज में, जहाँ पे एक महिला जज ने खुद उस महिला को क्रिटिसाइज किया कि वो 6 लाख रुपए मेंटेनेंस पर मंथ डिमांड कर रही थी अपने पति से। ठीक है, अपने पति से वो डिमांड कर रही थी। तो महिला, उस जज ने ये कहा कि आपकी ऐसी क्या लाइफस्टाइल है कि आप 6 लाख रुपए पर मंथ डिमांड कर रहे हो? क्या कर लोगे आप इतना? लोगों का इतना तो 1 साल का भी इनकम नहीं होता है, फिर भी वो लोग अपना घर-बार संभाल रहे हैं ना। आपको मंथली 6 लाख रुपए चाहिए, तो लॉयर ने कुछ अपना दिया रीज़न, तो फिर जज ने ये कहा कि अगर इतना ही पैसा चाहिए तो फिर आप खुद कमा के कर लो अपना, ठीक है?
तो आजकल कुछ जजेस भी बहुत सेंसिबल जजमेंट दे रहे हैं और ये देखकर एटलीस्ट अच्छा लगा कि एक महिला होकर उसने ये इस बात को समझा कि 6 लाख रुपए डिमांड करना मंथली इज नॉट अ समथिंग, इट्स नॉट समथिंग वेरी यूजुअल। ये बहुत अनयूजुअल चीज है। इतना 6 लाख रुपए आपको अकेले आपके और आपके बच्चे के लिए 6 लाख रुपए चाहिए। 6 lakhs आप सोचिए। पति वहां गधा मजदूरी करके पैसा कमाएगा एंड देन द गर्ल विल डिमांड 8 लाख 7 लाख 6 lakhs। तो वो बहुत ही मतलब अजीब बात है। तो हमारी जो जुडिशरी है ना, तो उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही है। क्योंकि उनके माइंड, क्योंकि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना आर्टिकल 14-15 का आप देखना, वहां पे बच्चों और महिलाओं को स्पेशल एक कैटेगरी में रखा गया है कि ऐसे तो सब लोग सिमिलर है। वहां पे ऐसे लिखा गया है कि ऐसे तो सब लोग इक्वल है, लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए आप स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। तो इसलिए लोगों के दिमाग में ये है कि अगर महिला है तो विक्टिम है, उसके लिए आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। महिला को पति को मेंटेन करना होगा, उसको लाइफस्टाइल अच्छी देनी पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए क्या है कि एलिमनी जो एक नॉट एलिमनी, एक्चुअली ये बोलना सही है कि एक्सटॉर्शन इज क्राइम। वो तो ऐसे भी क्राइम है। तो यहाँ पे भी ये लीगल टेररिज्म कर रहे हैं। मतलब आप एक इंसान को पूरी तरह से निचोड़ के रख दे रहे हो। ठीक है, उसकी उसकी इनकम है 12,000, आप डिमांड कर रहे हो 10,000। तो वो इंसान क्या ना खाए, वो मर जाए? तो ये चीज अगर कानून समझ जाए तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो सबको जस्टिस मिलेगा। तो अंतरा, अगर प्रीनप्स वगैरह जो है, वो एग्रीमेंट्स वगैरह जो होते हैं, अगर वो लीगल हो जाए तो ये समस्या सुलझ सकती है ना? पर क्यों नहीं है प्रीनप्स यहाँ पे लीगल? अभी तक वो लोग इसको पता नहीं क्यों वो लोग नहीं कर रहे अभी तक, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब प्रीनम एग्रीमेंट अभी तक हमारे भारतीय सभ्यता या समाज के लिए नहीं है। जैसे तो आई थिंक वो लोग, ये हो सकता है, आई थिंक बहुत जल्दी हो जाएगा। आई डोंट नो, बट लाइक आई डोंट नो कब तक होगा, बट ये हो जाएगा प्रीनब। बट फिर भी जहां तक मुझे बताया ना, प्रीनब एग्रीमेंट अगर कोई करे भी ना, तो भी उसमें कुछ कुछ लूप होल्स फिर भी रहेंगे। जैसे मैंने बट हाँ, कल ही मैंने एक न्यूज पढ़ी, आई फॉरगॉट द प्लेस, कोलाबा, महाराष्ट्र में एक बंदे को, आई थिंक उसकी गर्लफ्रेंड ने रेप केस में फंसाया, पर उन्होंने एक एग्रीमेंट की थी और उस एग्रीमेंट को दिखाकर ही गॉट हिज बेल। हाँ, तो ऐसा हुआ था। तो आई थिंक प्रीनप एग्रीमेंट्स अगर आ गए तो इस तरह की चीजें हो सकती है, उसको बेल मिल गया, ये वो। लेकिन केसेस तो इंडिया में भैया आप नहीं बोल सकते कि 1-2 साल में खत्म होगा। वो कब खत्म होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम और भी है। जज कम है, कोर्ट्स कम है, केसेस है करोड़ों पेंडिंग। तो ये तो सरकार को ये देखना चाहिए ना कि एक कंट्री में जहां पे इतनी आबादी है, इतने केसेस है, हर कोई एक दूसरे पे केस कर रहा है किसी भी चीज को लेकर, तो आप उतने कोर्ट्स बनाओ ना, उतने जजेस भी तो बनाओ। एक जज कितने केसेस को संभालेगा? फिर 2 दिन में उसका ट्रांसफर हो जाता है, फिर नया जज आता है 1 महीने 2 महीने बाद, फिर वो पढ़ता है, उसके उसके पूरे केस को पढ़ते पढ़ते फिर उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसे चलते चलते एक केस 9-10 साल खींच जाता है। तो ये भी है कुछ लूप होल्स। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, उनको देखनी चाहिए ये चीज। मैं कहीं देखा था, मैंने किसी पॉडकास्ट में सुन रहा था, कोई एडवोकेट कह रहा था कि मान लो अगर अभी केस लेना बंद कर दे, नया केस लेना बंद कर दे, तो जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनको सॉल्व करने में 350 साल लग जाएंगे। हाँ, ये सही बात है। इतने ही केसेस आप सोचिए, इतने ज्यादा करोड़ों करोड़ों केसेस पेंडिंग है इंडिया में। 5 करोड़, कुछ तो 5 करोड़। हाँ, 5 करोड़, अराउंड 5 करोड़। एंड कुछ केसेस जो लैंड डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं ना, ये तो आप लाइक मैं मर जाऊंगी उसके बाद भी केस चलता रहेगा, ऐसे है। एक केस मैंने उस दिन पढ़ा था, आई थिंक वो आफ्टर 76 ईयर्स सॉल्व हुआ। केस करने वाला भी मर गया, उसके बच्चों के बच्चे बड़े हो गए, लेकिन वो केस जाके आई थिंक अभी लास्ट ईयर खत्म हुआ या इस साल खत्म हुआ, ऐसा कुछ था। तो आपके जो ये 4-5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, जो सालों साल चल रहे हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो और ज्यादा जजेस अपॉइंट करे या कोर्ट्स बनाए, या डिस्ट्रिक्ट में लाइक हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रॉपर कोर्ट्स बनाए, जो अलग अलग वो डिविजन कर देना कि ये कोर्ट फैमिली मैटर्स ही सॉल्व करेगा या फिर ये सिर्फ यही करेगा। तो इस तरीके से अगर वो करे तो डेफिनेटली थोड़े और कम टाइम में जल्दी जजमेंट्स आएंगी या वर्डिक्स आएंगे ना। अब बीएनएस में ये कहा तो है कि क्रिमिनल केसेस को जितनी जल्दी हो सके वो लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखते हैं अब कहाँ तक क्या होता है। बहुत सुपर स्लो चलता है ये काम। एक्चुअली में क्या है बहुत ना, ज्यादा। कुछ
अगर सिटीजन्स वगैरह ना थोड़े से अवेयर हो जाए ना कुछ लॉज को हुँ, लेकर, और वो समझ हुँ, जाए कि भैया कितनी पेचीदगी हो सकती है जब हम वहाँ केस को लेके जाएँगे, तो कुछ मैटर कोशिश करेंगे कि वो बाहर ही सॉल्व कर लें, जिससे बहुत समय यस, बचेगा के कोर्ट का। हुँ, और ये लोग करते नहीं हुँ, है, छोटे-छोटे केस को लेके पहुँच जाते हैं वहाँ पे और इनको लगता है कई बार आपने देखा होगा जजेस वगैरह सुना रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो यार, ये एक फालतू केस लिया है तुम, इस चीज़ के लिए तुम यहाँ आ गए, हुँ, कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रहे हो। और कोर्ट का टाइम हुँ, कोई समझता नहीं है, हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं ना कोर्ट का टाइम बर्बाद हो रहा है, माय लॉर्ड ये केस को गुमराह किया जा रहा है यहाँ कोर्ट को। हुँ, हमें अब समझ में आती है उसकी वैल्यू कि यार जितना लेट यहाँ हो रहा है, वहाँ किसी को जस्टिस मिलने में देरी हो रही है मेरे भाई। एग्ज़ैक्टली हाँ, वही हुँ, बात है। हुँ, हुँ। तो ये आई थिंक सरकार को ये बात समझनी चाहिए एंड ना राइट नाउ इट्स वेरी हाई टाइम कि वो कुछ प्रोविजंस लाए। जैसे मैंने कहा है कि वो और थोड़े कोर्ट्स बढ़ाए, कोर्ट्स के डिवीज़न कर दे कि यहाँ पे सिर्फ यही मैटर देखा जाएगा। सामने में कोई एक हुँ, दूसरा कोर्ट बनाए जहाँ पे ये मैटर सिविल मैटर देखा जाएगा। तो ऐसे करके उनको चीज़ें को सॉल्व करनी होगी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और आई थिंक ये ऐसा ही करना होगा, अदरवाइज़ कहाँ से सॉल्व होगा? आपको तो जजेस चाहिए ना, जज और कोर्ट्स चाहिए। और एक जज कितने हुँ, केसेस को देखेगा बेचारा? वो उसको क्योंकि अगर मैं आज एक जगह में सपोज़ जज बन के गई, तो एक कोड जो पिछले 10 साल से पेंडिंग है, मुझे टाइम लगेगा ना पढ़ने में, कि क्या-क्या हुआ, क्या-क्या नहीं हुआ। मैं तो ऐसे वर्डिक्ट नहीं हुँ, दूँगी ना। सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि हुँ, केसेस डिले होते हैं। किसी-किसी का तो 2-3 साल तक हियरिंग ही नहीं होता है। लेकिन उस हुँ, इंसान का पैसा तो जा रहा है ना, लॉयर तो हर एक डेट में फीस ले रहा है अपना और उसकी ज़िंदगी भी वही अटकी पड़ी रहती है। हुँ। ये जो नेशनल कमीशन फॉर मैन है, ये तो है हुँ, नहीं इंडिया में, है ना? नहीं। तो क्या-क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? चैलेंजेस क्या-क्या आ रहे हैं? क्यों नहीं सेटअप कर पा रहे हम लोग कमीशन? चैलेंजेस तो बहुत है। पॉलिटिकल एजेंडा तो है ही। सेकेंडली हुँ, लास्ट ईयर जैसे एक एडवोकेट ने आई थिंक उनका नाम था महेश तिवारी या मनोज तिवारी, ठीक है? तिवारी था उसका उनका हुँ, सरनेम। तो उन्होंने ये किया था, ये पीआईएल किया था कि मेंस कमीशन ये करना है क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि ज़्यादातर मैरिड पुरुष जो है वो सुसाइड कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ मैट्रिमोनियल इश्यूज़। तो जज ने ये कहकर डिसमिस कर दिया कि आपके पास डेटा कहाँ है? डेटा इतना है ही नहीं, आप डेटा लेकर आओ। नहीं, नहीं, फिर किस तरह के उन्होंने जो डेटा? कर डेटा किस तरीके का? डेटा मतलब प्रॉपर डेटा, क्राइम्स के डेटा कि हाँ, इस जगह में इतने लोगों ने इसी कारण सुसाइड किया है। इस स्टेट में इतने लोगों ने झूठे केस ओके, की वजह से सुसाइड किया है। तो डेटा जो है, अभी ना निकली है डेटा, सालों-साल की पहले तो था ही नहीं ना, किसी को तो पता ही नहीं था कि पुरुषों पर वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वो तो अब जाके निकली है। इवन तो उन्होंने डेटा दिखाया था, आई थिंक 2021 का डेटा दिखाया था एनसीआरबी का या 22 का ही दिखाया था शायद, हाँ। बट जज ने कहा है कि नहीं इसमें सफिशिएंट डेटा नहीं है। फिर जज ने उल्टा ये कहा कि आपको पता है कि कितने रेप्स हो रहे हैं महिलाओं के, ये वो बोल के उस केस को डिसमिस कर दिया। तो बोला कि और डेटा लेकर आओ। अरे वही तो बात है ना, लाइक सपोज 100 में से 30 महिलाओं का रेप हो रहा है, जस्ट बोल रही हूँ, और 100 लड़कों में से 20 पुरुषों का रेप हो रहा है, तो आप क्या इग्नोर कर दोगे पुरुषों को जस्ट बिकॉज वो 30 नहीं है 20 है? तो मतलब लेकिन पुरुषों की अंतरा जिंदगी की कोई अंतरा कीमत नहीं है? लेकिन लेकिन अंतरा इस बात को भी कंसिडर करना ज़रूरी है कि अंडर रिपोर्टेड कितने हैं। कई बार आप केस लेके एग्जैक्टली जाते हैं, पुलिस वाले हँसते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं, आपको कहते हैं, "भाई भाग यहाँ एग्जैक्टली से, ऐसा कुछ होता एग्जैक्टली भी नहीं हाँ। है।" हुँ। तो वही तो मैंने कहा ना कि इतने सालों जो केस जो रजिस्टर नहीं हुए उसका उसका क्या होगा? हमारे पास ना प्रूफ है क्योंकि हमारे पास विक्टिम खुद आते हैं। हमने कुछ दिनों पहले एक फैमिली का यूट्यूब वीडियो बनाया था, इंटरव्यू लिया था। उनका बेटा जो था 19 साल का लड़का, फादर जो है हुँ, वेजिटेबल सेलर है। उनका बेटा बी फार्मा स्टूडेंट था। हुँ, गौरव हाड़ा नाम था उनका उसका। तो उस पर उसकी फीमेल इंग्लिश टीचर ने झूठा रेप केस लगाया। उसके बाद लड़की की माँ भी शामिल थी उसमें। उसके पास सारे एविडेंसेस थे, सारे चैट्स थे, जो चैट्स हमें भी भेजे गए थे। जब पुलिस ने हुँ। ये उसको बुलाया पुलिस स्टेशन, तो उसने सारे चैट्स दिखाए कि आप देखो मेरे चैट्स, देखो तो एक बार, देख के तो फिर आप मुझे बोलो। फिर वो बोलते हैं कि महिला थी, महिला थाना, ठीक है? आप ये नोट डाउन कीजिए, महिला थाना, जहाँ पे ये महिला थाना जो महिलाओं के लिए बनाया गया था, कि महिलाओं को कोई दिक्कत हो तो वो वहां जाकर रजिस्टर करे। वो महिला, 2 पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है? महिला पुलिस ऑफिसर्स उसको बोलता है कि देखा उन्होंने थोड़ा, देखने के बाद कुछ बोला नहीं फर्दर। उनको बोला कि आप 3 लाख रुपए दो हमको। 3 हुँ, लाख रुपए दो कि सेटल कर देंगे। अब वो एक वेजिटेबल सेलर कहाँ से लाएगा 3 लाख रुपए? ठीक है? ये उन्होंने डायरेक्ट कहा है हुँ, ये हमारे वीडियो में। इनफैक्ट वो वीडियो अभी भी है हमारे वहाँ पे चैनल में। आप देख सकते हैं जाकर, ठीक है? और ये न्यूज़ में भी आई थी, गौरव हाड़ा का जो उसके बाद 3 लाख रुपए वो दे नहीं पाए बट उन्होंने आई थिंक कुछ एक थोड़ा-सा जो भी वो जुगाड़ कर पाए, उन्होंने लाके दिया।
देने के बाद आई थिंक लड़की ने वो केस विथड्रॉ नहीं किया था और उसी रात को वो लड़की अपने माँ के साथ उनके घर गई और गौरव से बात किया। क्या बात किया नोबडी नोज। और उसके बाद आई थिंक अर्ली मॉर्निंग गौरव ने सुसाइड कर लिया। फादर का एक लौता बेटा वो तो मर गया ना। अब जहां तक हमने मैसेजेस देखे उसको देखकर ये लग रहा था कि दोनों शायद एक दूसरे को पसंद करते थे, पर किसी कारण आई थिंक कुछ प्रॉब्लम्स आई दोनों में। बिकॉज मैसेजेस देखकर हमको जो लगा वो ये था कि द गर्ल शी वांटेड टू बी फिजिकल विथ हिम, बट गौरव डिड नॉट वांट टू बी फिजिकल विद दैट गर्ल। मे बी बिकॉज कारण तो कुछ भी हो सकता है ना, कि वो लड़की, क्योंकि वो गौरव अभी स्टूडेंट था, वो लड़की उसकी टीचर थी, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं था, तो मे बी वो घबरा गया। एंड उस मैसेज में ये टेक्स्ट में ये क्लियर था कि लड़की बार बार बोल रही कि मतलब फिजिकल इंटीमेसी चाहिए एंड ही वाज डिनाइंग। तो उस मैसेज में ही लड़की ने ये लिखा कि बेकार के पंगे मत ले, लड़की हूं, बेकार में फंसा दूंगी। हाँ, उस मैसेज में ये लिखा हुआ है, ठीक है। देखा था फिर भी मैंने। पुलिस ने महिला जो दो पुलिस है उन्होंने लड़की का साइड लिया, लड़के का साइड नहीं लिया। तो आप पुलिस किस बात की पुलिस हो? अगर आप ये सब ही हरकतें कर रहे हो तो हटा दो पुलिसगिरी, तो फिर पब्लिक अपने हाथ में सारे केसेस लेंगी और फिर वो लिंचिंग करेंगी क्या? तो वो नौबत आना ही बाकी है ना हमारे देश में अभी। तो पुलिस उस दिन हमने एक आई थिंक हमारे पेज में ही अपने अपलोड किया था, पुलिस एक आदमी के पॉकेट के पीछे ड्रग्स रख रहे थे, ठीक है, ताकि उसको फंसा सके। जस्ट बिकॉज सीसीटीवी में कैप्चर हुआ तो वो लड़का बच गया, अगर कैप्चर नहीं होता तो क्या होता? और उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया, उस पुलिस ऑफिसर्स को। और ऐसे अनगिनत केसेस थे, मैं आपको बताऊंगी तो खत्म ही नहीं हो गया। आप, मैंने कहा ना कि जो हमारे ऑडियंस है मैं उनको बोलूंगी कि आप फॉर्म एंड इंडिया का बस इंस्टाग्राम पेज खोल लो, बस खोल के आप बस स्क्रॉल भी मत करो, आप फर्स्ट पेज देखो, उधर ही आपको दिख जाएंगे कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, महिलाएं क्या क्या कर रही है, पुलिस क्या क्या कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर पुलिस ऑफिसर ही ऐसा है, नहीं, बहुत पुलिस ऑफिसर्स अच्छे हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, ये पुलिस जो डेली बेसिस पे क्रिमिनल से डील करते हैं उनको तो पता होता है ना कि कौन सही है कौन गलत, इतना एक्सपीरियंस है उनके पास, राइट? तो ये जितने भी फेक केसेस, फेक 498A, फेक रेप केसेस वगैरह जो आ रहे हैं, जब दोनों जाते हैं ना पुलिस स्टेशन, चार्जशीट फाइल होने से पहले ही पुलिस को पता चल चुका होता है कि कौन सही है कौन गलत। अगर वहीं पे पुलिस अपनी तरफ से एक एक्शन ले, या सपोज वो उस चीज को उधर ही सुलझाने की कोशिश करे, तब भी बहुत सारी चीजें ना सॉल्व हो सकती है। बहुत सारी चीजें, महिला थाना की ही बात कर रही हूँ, महिला थाना है ना, महिलाएं महिलाओं को समझती है। अगर वो अगर वहां पे थाना में अगर कोई काउंसलर रखा जाए, है ना, कोई काउंसलर, कोई साइकेट्रिस्ट, अगर इनको भी अपॉइंट किया जाए थाने में, जहां पे फर्स्ट लोग कंप्लेंट करने जाते हैं, तो भी बहुत सारी केसेस उधर ही सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन ये होता नहीं है, क्योंकि पुलिस को भी चाहिए पैसे, तो वो इधर से पैसे मांगेंगे, उधर से पैसे मांगेंगे, लड़कों से पैसे मांगेंगे। तो ये तो हो रहा है ना। मैं तो ये मुझे खोल के आज बोलना ही पड़ेगा, इसे खुल के बोलना ही होगा, क्योंकि ये विक्टिम्स ही बोल रहे हैं ना, उनके साथ ऐसा हो रहा है और ये होता भी है। आप सोचिए, आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो आपको पता नहीं क्या ही बोल देंगे, वो लोग क्या ही कर देंगे आपके साथ। कस्टडियल डेथ्स हो रहे हैं पूरी तरीके से, लोग मर रहे हैं, स्पेशली पुरुष ही मरते हैं कस्टडियल डेथ्स में। बहुत रेयरली आपने सुना होगा महिला मरी होगी। तो ये सब चीजें कब बंद होंगी, लेकिन कब इसके बारे में अंतरा, कुछ करेंगे? आपको नहीं लगता कि पुलिस के ऊपर ऑलरेडी एक प्रेशर हो जाता है जब समझ में आता है कि भाई एक औरत आई है, एक क्राइम को इसलिए दर्ज मैंने कराने कहा है के कि लिए? महिला थाना, इसलिए मैंने कहा है कि यही पॉइंट को लेकर मैंने कहा था कि महिला थाना है, वहां पे एटलीस्ट एक काउंसलर या मीडिएटर, आप जो भी बोले, एक रखना जरूरी है, ताकि जब ये कंप्लेंट लेकर जाए ना, एटलीस्ट उन दोनों पति पत्नी को काउंसिल करके उस चीज को उधर ही सेटल करने की कोशिश करे। हाँ, अगर आउट ऑफ हैंड जा रही है तब तो वैसे भी वो कंप्लेंट फाइल करेंगी ही, है ना। फिर दूसरा, यहाँ पे पहला तो पुलिस का आ गया, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड आता है लॉयर्स भी उनको समझा सकते हैं ना कि आप ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो। उधर लॉयर भी अपने पैसों का ही सोचते हैं, क्योंकि उनका घर चलाना है उनको। तो वो अभी सोचते हैं कि एक ही केस को अगर मैंने 10 साल खींच दिया तो मुझे तो पैसे आते रहेंगे ना, तो मैं खींचता हूँ उसको, इस केस को। तो इस तरीके से वो लोग करते हैं ना। तो ये सच्चाई है, मैं सच्चाई बता रही हूँ, यही हो रहा है आजकल। तो इंसान क्या करेगा? बल्कि पुलिस को तो ये करना चाहिए, क्योंकि पुलिस का तो फायदा है इसमें अपने आप में, क्योंकि वो ऊपर दिखा पाएगा, देखो यार मेरे क्षेत्र में क्राइम नहीं हो रहे हैं, एक तरीके से डाटा तो वैसा दिखेगा ना यार, तो उसकी वाहवाही होगी, भाई क्या बात है, तेरी पोस्टिंग के बाद वहां पे सही हो गया है, क्राइम कम हो रहे हैं। लेकिन फिर भी क्राइम दर्ज होते हैं, और वो भी ऐसे फॉल्स केसेस, तो उसमें पुलिस का ही नुकसान है।
अच्छा, ये आपके मैं थॉट्स जानना चाहूंगा मैरिटल रेप को लेके। आपको लगता है वो क्रिमिनलाइज्ड होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक बिकॉज़ मिनट व्हाट इज़ मै यार, ये कंट्रोवर्शियल है बहुत, पता है आपको जो आपने नहीं बोला है। हाँ, नहीं है ना, क्योंकि एक तो आप शादीशुदा है, ठीक है? तो आप प्रूव कैसे करोगे पर कि आपकी प्रॉपर्टी पत्नी गलत कोई बोल नहीं रही है। है? एक मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं जब पढ़ के आया हूँ, हुँ। अभी इतना कुछ मैंने स्टडी किया है इसको। एक औरत की बॉडी उसकी खुद की होती है, इतनी तो होता है हाँ, ना, तो वो पुरुष की प्रॉपर्टी बॉडी तो भी है तो नहीं उसकी किसी खुद की। की होती है ना। मैं यहाँ बोल रही हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेज़ है रेप्स के जहाँ महिलाएँ ज़बरदस्ती करती है लड़कों के साथ। आप बिलीव करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे क्योंकि आपने देखी नहीं है, लेकिन हमने शादीशुदा, देखी है। शादीशुदा, शादीशुदा, शादीशुदा। हाँ, शादीशुदा अननेचुरल सेक्स करती है महिलाएँ। फिर बोलेंगे कि मेरे साथ गलत हो गया। जब जब उसके जब क्या बोलूँ मैं, डिमांड्स फुलफिल नहीं होते ना, तब महिलाएँ उठकर खुद बोलेंगी कि मेरे साथ गलत हुआ है। अरे मुझे पता है, हमने देखा है, महिलाओं को खुद भी पता है। आप ट्विटर खोल के देखो, वहां पे महिलाएं क्रिमिनल्स के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाने को वो फैंटेसी बता रही है अपना। ठीक है, वो फैंटेसाइज करते हैं इन सब चीजों को। बहुत सारी महिलाएं हैं ऐसे, वो खुल्लम खुल्ला ट्विटर में ट्विटर के पॉडकास्ट में ऐसे बात करती है। ठीक है, वो अपने फैंटेसीज के बारे में बात करती है, ये वो। तो महिलाओं का भी ये प्रॉब्लम है ना कि वो खुद भी तो करती है। और एक आज की डेट में आपको लगता है पुरुष पुरुष के पास इतना इतनी ताकत है कि महिला की मर्जी के बिना वो कुछ करे, उसके साथ कर भी दिया, अगर कर भी दिया, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गलत नहीं हो रहा है, लेकिन हाई कोर्ट्स ने ये कहा भी है कि शादी के बाद, कुछ हाई कोर्ट्स ने ये कहा है कि शादी के बाद आप हस्बैंड वाइफ बन जाते हो, तो वहां पे मैरिटल रेप नाम, मतलब व्हाट इज रेप? रेप तो एक अलग ही चीज है ना। तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने पति को इंटीमेट अभी नहीं होना है, फिर वो उनको फोर्स करेंगी, नहीं करेंगी तो फिर अगर पति इंटीमेट नहीं होता है तो फिर महिलाएं उनके ऊपर झूठे केसेस लगा देंगी। ये तो भी तो। अंतरत और यहाँ पे और एक बात है, मैं बोल लेती हूँ ये बात। मैरिटल रेप का अगर ये कानून पास होता है, ठीक है, कोई भी महिला झगड़ा होते ही उठ के चली जाएगी मेरे साथ मैरिटल रेप हुआ है। अभी दोनों में ही तो फिजिकल रिलेशंस बने हैं ना। अब आपने क्या कैमरा लगा के रखा हुआ ये देखने के लिए कि उसने उसको मार पीट कर उसके साथ सेक्स किया था, या दोनों ने अपने कंसेंट के साथ सेक्स किया था? तो आप प्रूफ कैसे करोगे? आप सीसीटीवी नहीं लगाएंगे ना बेडरूम में, तो प्रूफ कैसे करोगे? यहाँ पे शादी के पहले ही झूठे रेप केसेस हो रहे हैं, व्हाट इज मैरिटल रेप तब तो? अब महिला ये बात सुनकर वो समझेंगे नहीं मैक्सिमम लोग, बट दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट, क्योंकि बहुत सारे विक्टिम्स ही खुद ये बात बोलते हैं कि अननेचुरल सेक्स जो होता है, जो अभी बीएनएस में इंक्लूडेड नहीं है। 377 था ये आईपीसी में, अभी इसको हटा दिया गया है बीएनएस में। अननेचुरल सेक्स वाज पनिशेबल, तो अभी ये नहीं है बीएनएस में। तो मैरिटल रेप की बात चल रही है, तो मैरिटल रेप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो रही है, मैं कभी नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, होता है, आज भी होता है, गाँव में होते हैं, बहुत सारी जगह में होते हैं। ठीक है, मैंने ये कभी नहीं बोला है कि, हमने कभी नहीं बोला है कि महिलाओं के साथ गलत नहीं हो रहा है, सब मजे में है। ऐसा नहीं है, हो रहा है, बहुत टॉर्चर्स बहुत सारे महिलाओं के साथ हो रहा है, लेकिन पुरुषों के साथ भी हो रहा है। ठीक है, और महिलाओं के पास आज बहुत पावर्स है। वो एक बार उठ के थाने के सामने जाके खड़ी हो जाए, ठीक है, फिर वहां से उसको कोई हटा पाए तो रास्ते में जाके वो अपना कपड़ा फाड़ के चिल्ला दे मेरे साथ गलत हुआ है, कौन देखने गया है? अरे खुद महिलाएं आके धमकी देती है कपड़े फाड़ के कि मैं कपड़े फाड़ के तेरे पे केस लगा दूंगी। ठीक है, ऐसे केसेस है। आप हमारे, मैंने कहा ना, आप खोल के देख लो अपना अपना ट्विटर हैंडल, मेरा फॉर्मन इंडिया का ट्विटर हैंडल हो, या यूट्यूब हो, या इंस्टाग्राम हो, या लिंक्डइन हो, या थ्रेड्स हो, या कुछ और हो। ठीक है, वहां पे आपको सारे प्रूफ्स मिल जाएंगे कि हाँ, मैं जो बोल रही हूँ वो गलत नहीं है, क्योंकि मैरिटल रेप का प्रूफ करना इज इम्पॉसिबल, और उसमें लड़के ही फंसेंगे, लड़के ही फंसेंगे, उनका फंसना लिखा हुआ है। और लड़की जो है वो तो निकल लेगी ना, और फिर लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और शादी का मतलब ही लाइक यहाँ पे, हमारे यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप क्यों इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे शादी को मान्यता मिलती है, और शादी के पहले ये सब साथ में रहना, ये सब नहीं मानते हमारे कल्चर में, मतलब गलत समझते हैं हमारे कल्चर में, राइट? इसलिए शादी लोग करते हैं। अब शादी लोग करते हैं ताकि अपने जनरेशन को आगे बढ़ा पाए, उनको एक कंपेनियन मिले, फर्स्ट रीजन, एंड सेकेंडली ताकि वो अपने जनरेशन को आगे बढ़ा पाए। तो उसमें तो सेक्सुअल इंटीमेसी होगा ही ना। बिना सेक्सुअल इंटीमेसी के तो दो कपल्स रह नहीं सकते। तो ऑन व्हाट बेसिस शी विल क्लेम कि आपके साथ उसने जबरदस्ती किया था? सो दैट इज द पॉइंट दैट पीपल नीड्स टू अंडरस्टैंड। अच्छा अंतरा, इससे एक पॉइंट ये नहीं उठता कि कोई लॉ इसलिए ना बनाया जाए क्योंकि डर है कि वो मिसयूज हो जाएगा? हाँ,
है ना? एक डर, मतलब आप ये किसी लॉ को इसलिए नहीं ला रहे, आप ये सोच के देखिए, इस लॉ को इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि आपको डर है कि मिसयूज हो जाएगा। यही आपका मेन पॉइंट है कि मिसयूज होने लग जाएगा, जैसे कि अभी रेप केसेस के हो रहे हैं, मतलब जो रेप वगैरह लगा देते हैं बिल्कुल। तो आपको लगता है कि मैरिटल रेप जो कि मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि प्रूव करना, वो नेक्स्ट टू मिसयूज होगा इम्पॉसिबल ही। है। और मैरिटल रेप का आपको अलग से क्यों चाहिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ऑलरेडी 498A में ही सब इंक्लूडेड है। अरे महिला को कितने पावर्स चाहिए? और 498A में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। आपको और कितना, मतलब पति को मार डालना है क्या? तो मार डाल के आप जाओ ना, तो मार कर ही आप भाग जाओ वहां से। केसेस में फंसाने की क्या जरूरत है तब? तो अगर आपको इतनी अच्छा, नफरत है अपने पति से। किसी किसी औरत के साथ कोई आदमी, शादीशुदा औरत और शादीशुदा हम्म आदमी है, दोनों मतलब कपल हैं, अगर हम्म मर्द जबरदस्ती करता है उसके साथ, तो वो कैसे वो दर्ज करा सकती है केस? मतलब रेप का तो करवा ही नहीं सकती, क्योंकि मतलब 498 तो कुछ और मतलब है, वो तो पुरुष उसके लिए कैसे डाल दर्ज देगी। करा सकते हैं, वो पूछ रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं उल्टा कह रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि ना अभी आपने हम्म बोला कि ऑलरेडी है औरत के पास वो हक, तो औरत के पास कौन हम्म सा हक है, कौन सा सेक्शन है, कौन सा ऐसी धारा है जो कि वो लगा सकती है? देखिए, पहले तो ये जो मैंने 377 का बोला था वो अननेचुरल सेक्स का था, ठीक है? तो वो तो हम्म वैसे भी अभी बीएनएस में हटाया गया है, ठीक है? अदरवाइज 498A में ऑलरेडी एक था जो लाइक अगर आपकी एज 18 से कम है तो वो वहां पे इंक्लूडेड था कि आप ये धारा लगा सकते हैं, एक धारा, ठीक है? कि आपके साथ गलत हुआ है, क्योंकि 18 ईयर्स हम्म 18 साल के नीचे आप शादी करना तो इट्स नॉट राइट, राइट? वो इलीगल है। तो वो एक था कि माइनर के साथ अगर शादी किया हम्म तो वो जाके ये आराम से बोल सकते कि मेरे साथ गलत हुआ है, क्योंकि वो 18 ईयर्स के नीचे है तो माइनर है, ठीक है? अब 498A के अंदर, ठीक है, मैं आईपीसी का बोल रही हूँ कि बीएनएस अभी तक पूरी तरह वो आई नहीं है, तो मैं आईपीएस को लेकर ही बोल रही हूँ। तो आईपीएस में लाइक आई सॉरी, मैं आईपीएस बोल रही हूँ, आईपीसी। आईपीसी में 377 था ऑलरेडी, प्लस 498A के अंदर आपका डोमेस्टिक वायलेंस आता है। और उस डोमेस्टिक वायलेंस में यू कैन इंक्लूड एवरीथिंग, यू कैन इंक्लूड ओके एवरीथिंग। 498A, मतलब 498A का बोल रही हूँ, ठीक है? 498A इज मीन्स व्हेन अ वाइफ इज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी बाय द हस्बैंड एंड हिज फैमिली मेंबर्स। तो उस क्रुएल्टी में यू कैन इंक्लूड एवरीथिंग। आपको रॉड से मारा, आपके प्राइवेट पार्ट में कुछ डाल के आपको पीटा, ठीक है? घर के कुत्ते ने आपको मारा, काटा, पीटा, एवरीथिंग यू कैन इंक्लूड। कुछ केसेस तो ऐसे हम्म भी है जहां पे एक महिला ने घर के बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा, कुत्तों तक को भी नहीं छोड़ा है। तो फिर आप डॉक्यूमेंट्री देखी थी अलग मैंने से वो। क्या ही आप रेप केस फाइल करोगे अलग से? तो आ गया ना आपका, आपको अलग से मैरिटल रेप बोल के आपको क्यों अलग से फाइल करना है? 490 फाइल कर दो, लड़की की जिंदगी झंड हो जाएगी। क्या चाहिए और आपको? हम्म हो गया ना? क्योंकि या आप जितने भी केसेस लगाओ अल्टीमेटली वो उस पर ही धारा लगेगी, एंड फिर वो एक केस बनेगा डोमेस्टिक वायलेंस का, है ना? डोमेस्टिक वायलेंस, तो उसका एक केस बन जाएगा। अभी तो बीएनएस में एक और प्रोविजन ये आया है कि मेंटल क्रुएल्टी का भी आप केस लगा सकते हो। आपको मेंटल पीस नहीं दिया हस्बैंड ने, केस लगा दूंगी मैं। और तो मैंने तो इसीलिए कहा। मेंटल क्रूरटी को डिफाइन करो, मेंटल क्रूरटी को डिफाइन करो। मान लो मैं एक हाँ, तो उसी का तो एक्सप्रेशन देता हूँ अलग डेफिनेशन तरीके नहीं का। है ना। उसी का तो डेफिनेशन नहीं है ना कि व्हाट इज मेंटल क्रुएल्टी। तो नहीं है, आप देख लो जाके। मेंटल क्रुएल्टी का क्या डेफिनेशन है? नथिंग। मैंने वो टॉन्ट तो मेरे पे मारा, डिपेंड करता है ना। हाँ मैंने टॉन्ट मारा, तेरे को बुरा लग गया? हाँ, आपने मुझे मोटी बोला, मैं लाइक आप मुझे हमेशा कंपेयर करते हो, आई फाइल ए केस अगेंस्ट यू, मेंटल क्रुएल्टी, ठीक है? जो 498A था आईपीसी हम्म का, वो अभी सेक्शन 85 हुआ है बीएनएस में। तो वहां पे मेंटल क्रुएल्टी अलग से इंक्लूड हुआ है, हम्म वो एक अलग से बना है, ठीक है? मेंटल क्रुएल्टी। तो आप ऐसे सोचकर देखिए। तो इसलिए मैंने कहा कि मैरिटल रेप जो है वो क्रिमिनलाइज करना मतलब मरे हुए इंसान पर और जाके आप गोली मार रहे हो या चाकू लाइक वो घोप रहे हो, समझ रहा हूँ। वही हो गया। क्योंकि हम्म ऑलरेडी उसमें है। आप उस 498A में जो मर्जी आप लिखवा सकते हो अपने एफआईआर में। पति ने ये किया, गर्म पानी फेंक दिया, गर्म तेल फेंक दिया, तो उसमें तो सेम चीज ही हो गई ना वो। तो आपको अलग से मैरिटल रेप बोल के लिखवाने की कोई जरूरत ही नहीं है। 498A ही एक सबसे भयंकर धारा है ना, 498 या सेक्शन 85 जो अभी बना है बीएनएस में। तो वो ऑलरेडी हम्म सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत साल पहले ही 2015 में ही ये कह दिया था कि इट इज लीगल टेररिज्म। और हाई कोर्ट्स भी बोले जा रहे हैं कि हम्म 498A को जेंडर न्यूट्रल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मिसयूज हो रहा है। बेड रिजन, आपको पता है, मैं जगह का नाम भूल गई, कुछ दिनों पहले वो केस आई थी कि एक महिला ने अपने बूढ़े सास ससुर जो खुद से चल भी नहीं पाते, वो उसको क्या बोलते हैं, वॉकर या समथिंग, जो है ना, जो पकड़ के चलते हैं, उससे चलते हम्म हैं वो, उन्होंने उसने उनके ऊपर ये
इल्जाम लगाया कि उसको दौड़ा के मारा, मतलब पीटा, और उधर वो अपने बेड से खुद उठ ही नहीं पा रही है, दोनों सीनियर सिटीजन्स। तो इतना कुछ तो है महिलाओं के पास, और कितना चाहिए आपको? किसी ने अगर बोल दिया कि आपके ग्रे हेयर्स आ गए तो उसके लिए भी एक अलग से धारा बना देंगे, तो ऐसा तो नहीं चलता है ना। तो पुरुषों के लिए आपने तो प्रोविजन नहीं रखा, तो उसका क्या? एक पुरुष भी तो बोल सकता है ना कि मुझे आज फिजिकली इंटीमेट नहीं होना था, तो महिला ने जबरदस्ती किया तो मुझे होना पड़ा, तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती किया। तो मानेगा कोई उसकी बात? मानेगा? पुलिस खुद नहीं मानता है, पुरुष खुद नहीं मानते ये चीज। जैसे आपने अभी खुद पूछा ना कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है, तो आपने नो कैसे बोला? सो इसलिए मैंने नो बोला, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं, मैं पुरुष तो हूं नहीं। तो मुझे पता है कि रेप का मतलब क्या है। आई नो दैट, राइट? आई नो दैट। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग डिसएग्री कर सकते, दैट इज देयर ओपिनियन। लेकिन मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की लोगों को ये समझाने की कि व्हाई मैरिटल रेप इज नॉट गुड। क्योंकि पुरुषों का ये है ना कि जब तक खुद के साथ नहीं होता है गलत, उनको आवाज नहीं उठानी है। लेकिन महिलाओं का ये चीज है कि मेरे फ्रेंड के साथ गलत हुआ है तो मैं भी आवाज उठाऊंगी, ठीक है, क्योंकि कल को ये मेरे साथ हो सकता है। लेकिन पुरुषों का ये चीज नहीं है, उनकी यही प्रॉब्लम है कि मेरे साथ नहीं हुआ तो मैं तो चिल हूं, मैं तो सिंपिंग करूंगा, मैं तो फेमिनिज्म की ही बात करूंगा। हम सब फेमिनिस्ट है, महिलाओं के हक के लिए सब लड़ते हैं। आप देख रहे आरजी कॉलेज वाला, जो आरजी कॉर वाला देखिए आप, पुरुष है, बूढ़े लोग मार खा रहे उस प्रोटेस्ट में जाके, बूढ़े लोग, बच्चे जा रहे हैं प्रोटेस्ट में, एक महिला के लिए, एक महिला के इंसाफ के लिए, जो कितनी अच्छी बात है। लेकिन मैंने जो 11 साल की लड़की की बात की, या फिर और भी केरला में एक 19 साल की लड़की को पिछले साल उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने, ठीक है, अपने 4 या 3 मेल फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसको ब्रूटली असॉल्ट किया, सेक्सुअली असॉल्ट किया। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? है तो महिला ना, है तो महिला, तो उसने भी तो ये गलत चीज किया है ना। तो ऐसे बहुत केसेस है जहां पे महिला पुरुषों का रेप कर रही है, तो पुरुष क्यों नहीं बोल सकते मेरे साथ एक्स्ट्रा वो मैरिटल रेप हुआ है? व्हाई ओनली जस्ट बिकॉज ए मैन कैन पेनिट्रेट? डिक्शनरी में रेप का मतलब है कि पेनिट्रेटिव सेक्स होना होगा। लेकिन रिसेंटली एक हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि वुमेन दे कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड। मैं अभी कैसे समझाऊं? जैसे पेनिट्रेटिव सेक्स की अगर बात करें तो हम पुरुष को कंसिडर करते हैं ना कि पेनिट्रेटिव सेक्स से पुरुष ही कर सकता है, या रेप से पुरुष कर सकता है। तो हाई कोर्ट ने ये कहा था, एक हाई कोर्ट ने, कि आई थिंक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, हाँ जहां तक मुझे याद है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन अभी मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है। तो उस हाई कोर्ट ने ये कहा था कि महिलाएं भी इस कैटेगरी के अंदर आ सकती है। मतलब आप महिला पर भी ये इल्जाम डाल सकती हो कि उसने आपके साथ पेनिट्रेटिव लाइक सेक्स करने की कोशिश की या रेप करने की कोशिश की। ये आप कर सकते हो, क्योंकि जो अननेचुरल सेक्स होता है ना, उन्होंने उसको नजर में रखते हुए कहा है ये बात, ठीक है। तो ऐसे जजमेंट्स आ रहे हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि महिला का ही सिर्फ रेप होता है। और यहाँ पे मैं और एक बात बोलूंगी, ये जो महिलाएं बोलती है कि अपनी नजर बदलो, ये वो, महिलाएं खुद ही तो खोल के दिखा रही है ना। खुद आप खोल खोल के दिखाओगे और फिर आप लोगों को बोलोगे नजरें झुका के रहो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, मेरे सामने अगर एक नंगी लड़की चली जाए तो मैं नहीं देखूंगी क्या? नजर झुका के रखूंगी क्या? मैं तो डेफिनेटली देखूंगी, बिकॉज दैट इज अनयूजुअल। हमने कपड़े पहने क्यों है? तो फिर इन्वेंट क्यों किया? तो फिर हम भी नंगे और पत्ते पहन के घूमते हैं ना। कपड़े अगर इन्वेंट हुए हैं, डेफिनेटली इट्स योर चॉइस। लेकिन आप लोगों को ये नहीं बोल सकते कि डोंट स्टेयर एट मी, वी विल स्टेयर एट यू, क्योंकि वो अनयूजुअल है। आपको बुरा लगे तो लगे, राइट? सो दैट इज द थिंग। मैं दीपिका जी की एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसके अंदर एक औरत ने क्या किया, उसने घर के सारे सदस्यों पे डाल दिया केस, 498 वाला, बहुत पहले की बात है ये। मुझको ये बताओ कि एक 6 महीने 7 महीने के साथ बच्चा था, बच्ची थी, उसको भी इंक्लूड कर लिया गया इस केस के अंदर। ये कैसे पॉसिबल? ये कौन सा कानून है कि आपने उसके भी यही बच्चे है को नहीं छोड़ा? 498 ए, यही है 498 ए का जलवा। इसीलिए मैंने कहा कि इसमें एवरीथिंग इंक्लूडेड। नहीं, एक मिनट सुनो, जो जज होगा उसके पास तो इतनी कॉमन सेंस होगी ना, वो तो समझता होगा ना, ये बच्चा जिसने बोलना भी नहीं सीखा, इसने क्या ही कर लिया होगा। अब जरा सोच के देखो यार, क्या इतनी कॉमन सेंस जज नहीं तो है? समझ गया, जज को सब पता है, जज नोज एवरीथिंग, उसको सब समझ में आ रहा है। ना पुलिस बुद्धू है ना जज। लेकिन बहुत सारे जज फिर फेमिनिस्ट जजेस होती है, वो महिलाओं का ही पक्ष लेंगी, ठीक है, तो तब दिक्कत आ जाती है। सेकेंडली, जो जज सेंसिबल होते हैं वो सेंसिबल जजमेंट्स भी देते हैं। महिलाएं भी बहुत सेंसिबल जजमेंट आजकल दे रही है। जो मैंने आपको कहा है, ये 6 लाख वाला जो था पर मंथ मेंटेनेंस वाला, उस दिन भी एक जज ने कहा कि उसका पति 12,000 कमा रहा है, पत्नी डिमांड कर रही है 10,000, ठीक है। उधर वो खुद भी कमा रही है, पत्नी खुद कमा रही है, अपना बिजनेस कर रही है।
10,000 मतलब 10 लाख? पति कमा रहा है 12,000, पत्नी ने अच्छा, 10,000 खुद के लिए डिमांड कर लिया। तो जज ने मेंटेनेंस डायरेक्ट वगैरह, बोला हाँ। है कि आप मतलब क्या चाहते हो कि वो क्या ना जिए? वो खुद 12,000 कमा रहा है, तो वो ना जिए क्या? डायरेक्टली पूछा है इसको, बट शी इज़ आर्ग्यूइंग कि मेरा ये है, वो है, ये है। ओके, उधर वो खुद भी काम कर रही है। फिर बोलती है कि नहीं मेरा इतना इनकम नहीं होता, ये, वो, ये। तो बहुत सी बातें, बहुत डीप एनालिसिस करना है ये। अभी मैं कुछ भी बोलूँगी, आप कुछ भी बोलोगे जो फ्लो के अगेंस्ट है, तो लोग बोलेंगे कि ये कैसे बोल रही है, ये कैसे बोल रहा है। लेकिन फ्लो के अगेंस्ट जाने से ही जो चेंज है वो आएगा। बिकॉज़ गो विद द फ्लो इज़ नॉट आवर नेचर, शुड नॉट बी आवर नेचर ऑलवेज़। हुँ, ठीक है? अगर आप गो विद द फ्लो हुँ, करते रहोगे तो ना चेंजेस आएगा, ना आप आगे जा पाओगे, ना कोई उन्नति होगी। सो दैट इज़ द रीज़न कि जो फैक्ट्स है, जो ट्रुथ है, उसको लेकर बात की जाए और तभी जाके चेंजेस आएँगे और इसके लिए सबको जागना ज़रूरी है। महिलाएँ, पुरुष सबको। सबको जाग कर इसके बारे में सोचना ज़रूरी है, इक्वालिटी लाना ज़रूरी है क्योंकि आज जो महिला इतना फेमिनिज़्म कर रही है, कल को जब उनका एक बेटा होगा, उनके साथ किसी लड़की ने गलत किया होगा, तब उनका भी वही हाल होगा, जो उन्होंने किसी और का किया था। ये नहीं भूलना चाहिए कभी भी, जो लोग नहीं समझते हैं, भूल जाते हैं ये चीज़ को। दैट्स द थिंग। हुँ। अच्छा, जो लड़के अभी लिव इन में रह रहे हैं, ठीक है? लिव हुँ। इन रिलेशनशिप में हैं, उनको कुछ एडवाइस देना चाहोगे? कि भाई बच के रहो, संभल के रहो, साइकोलॉजी समझो थोड़ी औरतों वाली। हाँ। लिव इन में तो जितना मैं बोलूँगी आप मत ही रहो, ठीक है? आप मत ही रहो, आप सेपरेट ही रहो भाई। आप क्यों उसको मतलब जाके फँसना है? कल को लड़की आपका और उसका कुछ अनबन हो गया, वो आराम से जाके बोल देगी कि मेरे साथ शादी का झांसा देकर वो आप पर वो 69 लगा देगी, सेक्शन 69 बीएनएस का, वो लगा देगी ना आप पर। शादी का क्योंकि देखिए ब्रेकअप्स तो होते हैं ना, ब्रेकअप तो कभी भी हो सकता है, शादी के 2 दिन पहले भी आपका शादी लाइक टूट सकता है ना। तो तब जब लड़की बोलेंगे कि शादी का झांसा देकर मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया, तब तो वो लड़का फँस जाएगा ना हुँ, और वो लड़का प्रूव भी नहीं कर पाएगा कि कंसेंट था। तो अगर आपको रहना ही है साथ में, नहीं रहा जा रहा है एक-दूसरे के बिना, तो फिर आप एक एग्रीमेंट बना लो ना। जैसे कि मैंने अभी एक केस के बारे में बोला ना कि एग्रीमेंट दिखाकर लड़के ने बेल लिया। तो आप एक एग्रीमेंट बना लो, ठीक है? कि हुँ, दोनों अपने कंसेंट से साथ में रह रहे हैं, दोनों अपनी मर्ज़ी से सेक्स कर रहे हैं, कोई किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। दोनों को प्रॉपर्ली ये सब कुछ करके आप अपना अपना जो भी आपका एग्रीमेंट है उसमें आपको जो-जो प्रोविजंस रखना है, वो रखो। रखने के बाद प्रॉपर्ली उसको स्टैम्प पेपर में अपना वो फ़ोटो साइन वगैरह करके जो भी लीगल प्रोसीड्यूर्स है उसको करके आप उसको रखो अपने पास। तभी आप बच सकते हो, अदरवाइज़ कोई रास्ता नहीं है बचने का। अब पत्नियाँ ही नहीं छोड़ रही है, गर्लफ्रेंड कहाँ छोड़ेगी आपको तब तो। तो आप अगर हो सके तो हुँ, यू डोंट स्टे इन अ लिव इन रिलेशनशिप और अगर रहना ही है तो फिर डू दिस थिंग एटलीस्ट एग्रीमेंट कर लो। हुँ। अच्छा, एक केस सिनेरियो बनाता हूँ मैं। मान लो अभी एक लड़की है जो मेरे को व्हाट्सएप पे या फिर मेरे चैट पे मुझे धमकी दे रही है कि मैं तेरे हुँ, पे हुँ, फेक केस डाल दूंगी रेप का। तो मैं क्या-क्या हुँ। स्टेप लूँ उसके बाद तुरंत? इसके लिए ना आप सबसे पहले एक ही चीज़ करना, आप सारे एविडेंसेस प्रॉपर्ली रखना, बैकअप रखना हाँ, एविडेंसेस का बैकअप रखना क्योंकि आपका जो फ़ोन है वो पुलिस आपसे ले जाएँगी, सीज़ कर लेंगी कंप्लेंट अगर आई तो फिर आपको फ़ोन वापस नहीं मिलेगा। तो बैकअप रखना, आप उसको अपने मेल में डाल के रखना सारे मैसेजेस तो क्योंकि मेल में रह जाएँगे आपके मैसेजेस, ठीक है? या आप जैसे भी हो बैकअप रखो और सेकंडली आप पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट नहीं बट एक उनको एक लिख के दो एप्लीकेशन काइंड ऑफ ठीक है? एप्लीकेशन वहाँ पे ये आप लिखो कि ये मेरी जो पत्नी है या गर्लफ्रेंड है या जो भी है, मुझे ऐसे-ऐसे धमकी दे रही है पिछले कुछ दिनों से, ये हुआ था। तो आई हैव आई फ़ील कि मेरी जान को खतरा है या मेरे लाइफ़ को खतरा है या वो मुझ पे फ़ॉल्स केस कर सकती है। तो ये करके आप पुलिस के पास दो और उस उनसे एक रिसीविंग ले लो, ठीक है? रिसीविंग ले लो और उसका फ़ोटो आप खुद भी रखो अपने पास, खींच के रखो, ठीक है? और रिसीविंग ले लो। तो इससे क्या होगा कि कल को वो जब लड़की जाएँगी ना वो आपके अगेंस्ट केस फाइल करने, अगर जाती है तो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारी लड़कियाँ चली जाएँगी, ऐसा नहीं है, अच्छी लड़कियाँ भी हैं। लेकिन आप रिस्क तो नहीं ले सकते। आपको तो ये नहीं पता कि कब कौन बदल जाए, कब क्या हो जाए, हुँ, कुछ कोई किसी को कुछ नहीं बोल सकता है, राइट? तो हुँ। तब ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी कि नहीं, आपने पहले ही इंटीमेट किया था पुलिस को एंड द सेम थिंग हैपेंड जिसके बारे में आपने पुलिस को बताया था। तो इससे आप थोड़ा सेफ रहोगे। अच्छा, वो क्लब वाला भी मेरे को बताओ। जैसे मैं बार में गया और मेरे को इतना लंबा-चौड़ा बिल थमा दिया और फिर पैसे हुँ। एक्सटॉर्ट किए जा रहे हैं मुझसे। मैं सिचुएशन में फँस गया, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसके बाद देखिए उसके लिए तो आपको कंप्लेंट दर्ज करानी होगी, ठीक है? कि मैं मेरे से ये ज़्यादा
लेकिन अभी सपोज क्या हुआ ना कि आपको पहले ये देखना है कि आपको जो बिल दिया गया है वो क्या नॉर्मल बिलिंग है या आपको बढ़ा बढ़ा के लिखा गया है, वो आपको पता करना है। ठीक है, अभी सपोज आप जिस क्लब में गए हैं वो नॉर्मल ही है, वो बाकी लोगों को जो मतलब रेट्स नॉर्मल है, जो आपको बाकी लोगों से जो चार्ज कर रहे हैं आपसे भी वो चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने और आपकी गर्लफ्रेंड ने मिलकर या आपकी गर्लफ्रेंड ने इतना खाया पिया कि आपका दो लाइक 10,000 का बिल बना दिया, 50,000 का बिल बना दिया, तो उसमें तो आप अपनी लाइक गर्लफ्रेंड के बारे में क्या ही कंप्लेन करोगे कि खाया पिया बिल ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, लेकिन हाँ अगर वो लड़की वहां जाने के बाद ठीक है अचानक से गायब हो जाती है एंड देन आपको लंबा चौड़ा बिल आता है जहां से आप देखोगे कि कुछ चीजें आपने ऑर्डर ही नहीं की लेकिन उस लड़की ने वहां पे बिल में लिख के रखा है, तो उसका आप केस बना सकते हो। ठीक है, कि लड़की गायब हो गई, वो मुझसे चैट कर रही थी, ये सब आप दिखा के कर सकते हो। सेकेंडली आपको ये भी तो इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी कि इससे पहले भी उस लड़की ने ऐसा किया था या नहीं या कुछ भी। ठीक है, वो सब अगर आप निकाल पाओगे तो आपका केस स्ट्रांग होगा। अदरवाइज अगर आप नॉर्मली दोनों गए, खाया पिया, बिल लंबा चौड़ा आ गया, तो ऑन व्हाट बेसिस यू विल अक्यूज द गर्ल? वो भी तो एक बात है ना, पुलिस तो आपसे पूछेंगे ना कि आप दोनों खुद ही अपनी मर्जी से मिले, बार में गए, खाया पिया, दारू पिया, तो बिल बन गया लंबा चौड़ा। ठीक है, तो वो चीज है। लेकिन जैसे क्या होता है ना कि जैसे कुछ दिनों पहले वो आई थिंक बम्बल या टिंडर डेटिंग स्कैम जो हुआ था, तो वहां पे क्या है कि सपोज किसी एक्टिविस्ट को या किसी एनजीओ को, ठीक है, बहुत लोग लड़कों ने मिलकर कंप्लेन किया कि मेरे साथ ना ऐसा ऐसा हुआ है, और फिर वो जो लड़की है वो सेम लड़की निकली या सेम क्लब निकला या सेम दो लड़की निकली, तब उसका एक प्रूफ जमा हो जाता है कि अच्छा इसने सब लोगों के साथ ऐसा ही किया है। ठीक है, तो वो चीज हो सकता है। और जनरली ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये बिल थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर देंगे आपको, लंबा चौड़ा बिल बना के देंगे आपको, तो उसमें आप ये प्रूफ दिखा सकते हो कि देखिए इसका ऐसा है, मेरे साथ ये चार्ज किया गया है। तो वो सब अगर आपके पास प्रूफ है प्रॉपर तो आप डेफिनेटली कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। लेकिन प्रूफ का रहना बहुत जरूरी है, प्रॉपर एविडेंस, अदरवाइज पुलिस तो आपके केस दर्ज ही नहीं करेगी ना। आप अगर बोलोगे कि लड़की मेरे साथ पब में गई और इतना लंबा चौड़ा बिल बना दिया, तो क्या आप उस पर क्या एफआईआर करोगे? आप पुलिस खुद नहीं लिखेगी आपका एफआईआर। सो दैट इज द थिंग। ओके, काफी बात हो गई हमारी आज। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लूं? एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना था मेरे को, आपके ओपिनियन जानने थे मुझे। थोड़ा पुराना हो गया टॉपिक, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि क्योंकि उस समय मूवी आई थी, मैं एनिमल मूवी देखने भी गया था। एनिमल अच्छा। मूवी जब आई थी तो बहुत बैकलैश हुआ कि यार एनिमल मूवी है, हाँ। और ये काफी मिसोजिनी, संदीप रेड्डी वांगा जो है ऐसी मूवी बनाता है, मिसोजिनिस्ट है, इस तरीके से दिखाता है औरतों को। तो उस समय जो ये हुआ था, जो कंट्रोवर्सी वगैरह हुई थी, तो आप इसको शायद नोटिस कर रहे होंगे, आपने देखा होगा ये सब। लेकिन ये बात क्यों नहीं आई कि यार कुछ ऐसी मूवीज भी है जिसमें मर्दों को भी गलत तरीके से दिखाया जाता है, तब बात क्यों नहीं छिड़ती? हाँ। जब जैसे एक कौन सी मूवी थी यार, फॉर मैन शॉट करके, कौन सी मूवी यार, मैं नाम भूल रहा हूँ, मूवी नहीं वेब सीरीज थी कोई। फोर मोर हाँ, फोर शॉट्स, मोर शॉट, हाँ हाँ जो हाँ 4 हाँ, लड़कियां होती उसके है। अंदर हाँ वो इंडिपेंडेंट लाइफ है, चीटिंग करो, यू हाँ करो, हाँ किसी के हाँ साथ भी हाँ सो, तब कोई विवाद नहीं हुआ। मैं उस पे आपके ओपिनियन जानना चाहता हूँ, आपके थॉट की, आप किस तरह देखते हो इसको? हाँ। तो देखिए, हाँ संदीप जी की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे दिए थे जो कि गलत थे, वो मुझे भी अच्छे नहीं लगे थे, आई थिंक किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने ये कहा था एक इंटरव्यू में कि अगर आई थिंक वो कबीर सिंह बनने के बाद उन्होंने ये कहा था कि अगर आप अपने पार्टनर को थप्पड़ नहीं मार सकते, जब मन किया जहां तहां नहीं छू सकते या उसको कुछ गाली नहीं दे सकते, तो दैट्स नॉट लव, व्हिच इज नॉट राइट। आई फील सो कि प्यार करने के लिए आई डोंट थिंक कि आपको थप्पड़ मारना पड़ेगा या उसको मारना, उसकी कुटाई करनी पड़ेगी तब जाके आपका प्यार बाहर निकल के आएगा, तो वो गलत है। एनिमल की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आई थिंक सभी पुरुषों ने महिलाओं की रेस्पेक्ट की है। ठीक है, रेस्पेक्ट की है वहां, किसी पुरुष ने किसी महिला के साथ आई डोंट थिंक कि वो गलत जूता, मतलब। वो जूते को चूमने के लिए जब कहता है, हाँ, लेकिन वो चुमने देता तो नहीं है ना, वो देता तो नहीं है ना चुमने, वो तो चला जाता है। वो दिया क्या चुमने, वो बात है। और सेकेंडली, थर्डली, ये बोलूंगी कि वहां पे आपने देखा होगा, आई थिंक इन लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, बॉबी देओल की जो 3 वाइफ्स थी, एक से तो वो उस दिन उसकी शादी हो रही होती थी, ठीक है, जब वो गाना चल रहा था ना, वो एक क्या हाँ जो एक हाँ गाना हाँ था जो हाँ पॉपुलर हुई थी, हाँ, उसकी तो और 2 वाइफ्स थी। वो 2 वाइफ्स जब आपस में बैठ के बात कर रहे होते, तो वहां पे उन्होंने खुद मेंशन किया है, दोनों एक दूसरे से पूछती है कि आप तुमने इससे क्यों शादी किया, क्योंकि उस फिल्म में बॉबी देओल आई थिंक गूंगा बहरा था। ठीक है, हाँ। तो वो दोनों पूछते एक दूसरे से कि तुमने इससे क्यों शादी किया, तुमने इससे क्यों किया, तो दोनों का यही बोलना था कि क्योंकि उसके पास बहुत पैसे है एंड ही इज लोडेड। तो वो तो फेमिनिज्म के किसी फेमिनिस्ट ने वो उस पॉइंट पे नहीं बात की, मैं कर रही हूँ बात।
उन्होंने तो खुद कहा कि उसने तो कभी कुछ गलत किया नहीं, लेकिन मैंने उससे शादी इसलिए किया क्योंकि ही इज़ फुल्ली लोडेड एंड ही इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है? तो खुद ही तो आपने शादी किया, बॉबी देओल की क्या बात कर रहे हो? और आई थिंक उसने जो वहाँ पे ये दिखाया गया है कि वो थोड़ा सरफिरा इंसान है, किसी को भी मार रहा है, वायलेंस तो है। बहुत वायलेंस है मूवी में और आई थिंक इतने वायलेंस की ज़रूरत नहीं थी, जिस तरह का उनका स्टोरी लाइन था, इतने वायलेंस की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आई डोंट थिंक कि वहाँ पे आई थिंक एक ही सीन में जहाँ पे वो रणबीर के की जो बहन है, उसका पति थोड़ा उससे मिसबिहेव कर देता है थोड़े टाइम के लिए, ठीक है? वही एक पार्ट था जिसमें मतलब एक महिला के साथ उसने गलत होता दिखाया, ठीक है? अदरवाइज़ आप देखिए, आप जो भी मेल कैरेक्टर्स थे, आई डोंट थिंक कि उन्होंने टॉर्चर किया किसी भी फीमेल को। आपको दिखा क्या? मुझे तो नहीं दिखा टॉर्चर करते हुए। और जूता चाटने की बात हो रही है तो वहाँ पे रणबीर ने चाटने दिया थोड़ी उसको। निकलने के बाद ये भी तो बोला ना कि उसको सही सलामत अपने घर पे छोड़ के आओ, जबकि वो एक ट्रेटर थी। ठीक है? उसने धोखा दिया। निकलने के बाद उसने अपने दोस्तों को बोला ना कि जहाँ जाना है इसको छोड़ के आओ सही सलामत। एक आँच तक नहीं आनी चाहिए। तो वो तो लोग नहीं देख रहे। अब मैं ये सवाल पूछ रही हूँ ऑडियंस को, आप बताओ, अपना आंसर दो अभी। ठीक है? एक तो आप खुद शादी कर लोगे एक इंसान को देखकर क्योंकि उसके पास पैसे है, ही इज़ लोडेड, ठीक है? फिर बाद में आप बोलोगे अरे! ये वायलेंस दिखा दिया। तो फिर आप ऐसे भी तो मूवीज़ है जहाँ पे पुरुषों के साथ वायलेंस हुआ है, महिलाओं ने किया है या पुरुष ने पुरुष के साथ वायलेंस किया, तो आप उससे भी तो बात करो। आप सिर्फ महिला करती रहोगी क्या? मैं आज पुरुषों के राइट्स के लिए इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि मेरा भी एक भाई है, मेरे भी मेल फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा है। उन्होंने लाइक रात-रात को जैसे मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। कहीं हम लोग पार्टी में गए, शादी में गए, रात को आके उन्होंने मुझे सेफली घर ड्रॉप किया है, ठीक है? है कि नहीं? आप भी करेंगे आपकी फीमेल फ्रेंड के लिए कि किसी शादी में गए, साथ में कहीं घूमने गए, रात को घर सही सलामत ड्रॉप करना है, ठीक है? मेरा भाई है अपना खुद का, ठीक है? मेरे कज़िन्स हैं, मेरे दोस्त हैं, फीमेल फ्रेंड्स हैं, कल को मेरा हस्बैंड होगा, तो मैं क्यों सिर्फ महिला की बात करूँ? जबकि मुझे उनकी ज़रूरत है। आई नीड देम इन माय लाइफ, नॉट फॉर मनी, बट आई नीड देम एज़ माय सेवियर्स, माय प्रोटेक्टर्स। तो फिर मैं क्यों सिर्फ महिला करूं जबकि महिला के लिए सारे पावर्स ऑलरेडी है। अब पुरुषों की बात करूंगी ना मैं कि अब इक्वल करो चीजों को। लोग ट्रांस की बात कर सकते हैं, प्राइड क्या बोलते हैं उसको, प्राइड मार्च, हाँ प्राइड वॉक कर सकते हो आप, हाँ ट्रांस की बात कर सकते हो, लेकिन आप पुरुषों की बात नहीं कर सकते। हाउ हिपोक्रेट यू आर। ठीक है, तो आप थोड़ा अपने दिमाग का ना इलाज कराइए। जो लोग ये सोचते हैं ना कि ऑल मैन आर डॉग्स, एंड एक पोएट ने, मैं अभी नाम बोल दूंगी उनका, उषा अकेला नाम था उनका, उन्होंने ये अपना एक ये स्टेटमेंट दिया था कि आई अबॉर्ट ऑल मेल फीटर्स। अब कोई पुरुष उठ के अगर ये बोले कि आई अबॉर्ट ऑल फीमेल फीटर्स, तो होगा क्या? वो कंट्रोवर्सी नहीं हो जाएगा? लोग उसके घर पहुंच जाएंगे लाठी पत्थर लेकर। सो दैट इज द थिंग। ठीक है, तो बात यही है कि फिल्में तो बनी हैं, कुछ एक दो फिल्में जहां पे ये फेक रेप केसेस के बारे में बताया गया है, लेकिन वो इतनी हिट नहीं हुई ऑब्वियसली क्योंकि उसको टीआरपी उतनी नहीं मिली। तो तो बात वही है कि बॉलीवुड इज लाइक गो विद द फ्लो काइंड ऑफ अ थिंग। और कुछ ही बहुत कम ही डायरेक्टर्स हैं जिनके अंदर ये गट्स है कि वो सच्चाई को सामने लेकर आए और फैक्ट्स के बेसिस पर फिल्म्स बनाए। अदरवाइज लोगों को तो ज्यादा मसाले वाले फिल्म ही पसंद है, लेकिन फिर भी एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस ऐसी है जो फैक्ट्स के बेसिस पे फिल्म्स को जज करती है, या फिर वो नाच गाने से ज्यादा जो स्टोरी है या स्टोरी लाइन है, कितनी सच्चाई है उस स्टोरी में या कितनी रियलिस्टिक है, उसके बेसिस पे लोग जज करते हैं फिल्म को। तो वैसे ऑडियंस भी है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे वही है कि ए लिस्टर्स जो है वो लोग काम नहीं करते ऐसे फिल्म्स में। बहुत सारी बात है, उनको लगता है कि अगर वो पुरुषों के बारे में बात करने लग जाएंगे तो उनके अगेंस्ट दूसरे लोग खड़े हो जाएंगे या लॉबीज खड़े हो जाएंगी, उनको गालियां पड़ेंगी। सो दैट्स द रीजन, क्योंकि मैंने बहुत सारे डायरेक्टर से बात की थी, फिल्म डायरेक्टर्स से, उनसे ये पूछा भी था कि आप लोग जो ये फिल्म्स बनाते हो तो आप ऐसे फिल्म क्यों नहीं बनाते, फिर ए लिस्टर्स उसमें काम क्यों नहीं करते। तो उन्होंने डायरेक्टली यही कहा है कि वो लोग करना चाहते हैं बट डरते हैं। सो दैट इज द थिंग। तो मे बी जिस दिन मेंस कमीशन बनेगा इस दुनिया में, आई मीन हमारे कंट्री में, तो तभी जाके चेंजेस आएगा। एंड दैट्स द रीजन कि हम इतना फाइट कर रहे हैं एंड लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। लोगों में अवेयरनेस आना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके एक बदलाव आएगा, चेंज आएगा। और पुरुषों का जागना जरूरी है, आपका एक साथ खड़े होना जरूरी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना जरूरी है, तभी जाके चेंज आएगा। और आपका जो एनजीओ है अच्छा काम कर रहा है। और मैंने एक चीज देखी है कि मैं रेडिट पे हो आप?
रेडिट चलाते हो? रेडिट पे हम नहीं है, नहीं। नहीं हो ना? नहीं मतलब वैसे पर्सनली भी अगर कहीं गए हो तो मैं देखता हूँ कि कुछ जगह पे आपके जो ये फॉरमैन इंडिया के जो पोस्ट होते हैं इंस्टाग्राम के, वो देखने को हम्म। मिलते हैं और काफ़ी ओके ओके, डिस्कशन होता है। नाइस। ओके। रेडिट पता है क्या है? पूरे सोशल मीडिया में ना, जो भी अच्छा फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, हम्म। सबसे ज़्यादा तो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो रेडिट पे हैं। ये लोगों को यस पता नहीं यस। है। हाँ, और रेडिट पे जो डिस्कशन होते लाइक हैं ना, वो वहां पे इतने क्वेश्चन पॉपुलर होते आंसर्स हैं। भी होते हैं, राइट? लाइक लोग क्वेश्चन पूछते तो हाँ, वहां पे हाँ। आई थिंक लोग रिप्लाई करते हैं। हम्म। हाँ, तो वहाँ के कुछ केसेस वगैरह आते हैं तो आपके ही पोस्ट खाली क्योंकि आपको ही कोट किया जाता है। मोस्टली मैं देखता हूँ और कोई है नहीं। वॉइस फॉर मैन इंडिया मुझे नहीं पता वो एनजीओ है वॉइस फॉर मैन इंडिया? एक एक है हाँ, आई वॉइस फॉर गेस। मैन इंडिया करके, आई थिंक इट्स एन एनजीओ, मे बी या। एक एनजीओ है। बट बड़े हम्म। गिने-चुने एनजीओ हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ मैं पोस्ट वगैरह किए जाते हैं, तो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो आप। बहुत आगे बढ़ोगे थैंक यू धीरे-धीरे सो करके मच। और बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी आपको मतलब शेयर वगैरह करते हैं अपनी स्टोरीज़ पे आपकी जो आप शेयर करते हैं और जो ये और अच्छा लगता है क्योंकि मेरे को ना जिस ग्रुप में मैं आता हूँ, मैं ग्रुप नहीं बोलूँगा लाइक जिन लोगों के साथ मैं पॉडकास्ट करता हूँ मोस्टली वो कभी बात ही नहीं करना चाहते इस बारे में। वो यस। अभी भी कहते हैं कि नहीं यार ऐसा है ही नहीं, रेशो जो है अभी भी बहुत ज़्यादा वैसा है, औरतों के खिलाफ ही सारा सब सब कुछ हो रहा है, तो वहाँ ज़्यादा हम्म। ध्यान देने की ज़रूरत है। पर मैं उन्हें हमेशा डिसएग्री करता हूँ कि जस्ट बिकॉज़ मान लो चलो 10 केसेस हो रहे हैं, जिसमें से 9 औरतों के खिलाफ हो रहे हैं, मान के चलो और हम्म। एक भी हो रहा है अगर मर्द के खिलाफ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना उसको इग्नोर करोगे यार, उसको भी तो लेके आओ ना एग्जैक्टली। लाइट के अंदर, या उसको भी हम्म। हाइलाइट करो, उसके बारे में बात होनी चाहिए, उस वहाँ भी समझना चाहिए कि क्या हो रहा है भाई, कैसे? यहाँ पे सारे इक्वल सिटीज़न को इक्वली अगर ट्रीट करते हो, तो उसको कैसे इग्नोर कर सकते हो आप? हम्म। है ना? तो एग्जैक्टली। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं ऑडियंस से ये बोलना चाहूँगा अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है, पहली बात तो मैं चाहूँगा कि अवेयर हो, सबसे पहले लॉज़ को समझो। समझो कि बिल्कुल। क्या-क्या हो रहा है, केसेस पढ़ोगे, जब केसेस वगैरह को पढ़ोगे तो एक आइडिया लगेगा कि हाँ यार, हर इंसान को एक समझने की कोशिश करो पहले यार, ऐसे नहीं कि अंधविश्वास कर लो किसी भी इंसान के ऊपर, ठीक है? और हम्म। केसेस पढ़ोगे तो थोड़ा एक डर बना रहेगा, डर के साथ-साथ एक सावधानी भी रहेगी, लापरवाही नहीं मतलब होता है ना कि लापरवाह हो जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, ये तो अच्छा इंसान ही है, इसने 2 अच्छी बातें कर ली हैं, तो अच्छा इंसान होगा। उसकी बातों में नहीं आना है, उसको समझना है, उसके रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना। पिछली बार हमने बात भी करी थी रेड फ्लैग्स वगैरह को समझना है, ठीक है? हम्म। तो ये सब करना है और साथ-साथ फॉरमैन इंडिया को जाके सपोर्ट करो, फॉलो करो और देखो कि कैसे-कैसे केसेस को वो हाइलाइट में मतलब लाइट में लेके आते हैं, मेन स्ट्रीम में लेके आते हैं और बात होती है, जिनके बारे में बात नहीं होती है। वैसे तो आप देखेंगे कैंडल मार्च, प्रोटेस्ट हो जाते हैं, लेकिन मैंने जब ये केस पढ़ा, आपने हमने बात भी करी थी 25 साल वाली जो टीचर थी और 19 साल का जो लड़का था, जिसके स्क्रीनशॉट वगैरह वायरल हम्म। हुए थे। कहीं पे भी एक भी मतलब एक भी सेलिब्रिटी या एक भी छोटे से छोटा पेज, उसने भी इसके ऊपर बात नहीं करी। कुछ हम्म। गिने-चुने थे कुछ गिने-चुने थे जिनको थोड़ी बहुत परवाह है, थोड़े बहुत है ना, जैसे दीपिका नारायण भारद्वाज जी हैं, वो तो कर ही रही हैं ये काम। उनके मैं देखा कि उन्होंने हाइलाइट कर रखा है, वो तो करती भी हैं काम। बाकी कहीं हम्म। कोई बात नहीं हुई और उसके बाद दब जाती है बातें, गायब, बिल्कुल। एकदम गायब। हम्म। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ आखिर में कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहूंगी कि लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए। हमें तो वो चाहिए ही चाहिए। पुरुषों का सपोर्ट तो सबसे ज्यादा चाहिए, महिलाओं का भी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम हुँ, पुरुषों के लिए काम करते हैं, तो पुरुषों का ये समझना जरूरी है कि आपको अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए लड़ना पड़ेगा। ठीक है? जैसे आप महिलाओं के लिए लड़ते हो, महिलाओं के हक के लिए लड़ते हो, वैसे ही आप अपने लिए भी तो लड़ो। ठीक है? जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। जो क्रिमिनल्स है उसको पनिशमेंट डेफिनेटली मिलनी चाहिए, लेकिन आप जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट मत करो। ठीक है? कि महिला है तो उसको थोड़ा कम सजा दो, पुरुष है तो ज्यादा रिगरस इम्प्रिजनमेंट डाल दो या ज्यादा एकदम भयंकर वाला पनिशमेंट दो। वो चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्हाट वी बिलीव एज अ टीम इज दैट क्राइम इज क्राइम एंड क्राइम हैज नो जेंडर। ठीक है? वो महिला करे, पुरुष करे या ट्रांसजेंडर करे। ठीक है? विक्टिम कोई भी हो सकता है। हमारा काम ये होना चाहिए हुँ, कि विक्टिम को इंसाफ जल्द से जल्द मिले। ये भी नहीं कि 30 साल बाद मिल रहा है, वो भी इनजस्टिस ही है। विक्टिम लाइक जस्टिस डिनाइड इज लाइक इक्वल टू इनजस्टिस। सॉरी, मैं क्या बोल रही हुँ, हूँ, जस्टिस का लेट होना इज इक्वल टू इनजस्टिस, राइट? सो जस्टिस जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, राइट? डिले जितना होगा, आपको उतनी आपकी तकलीफ उतनी बढ़ती जाएगी। तो ये सरकार का भी ये समझना ज़रूरी है कि आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें कि जल्दी थोड़े से केसेस सॉल्व हो और लोगों को थोड़ी शांति मिले। क्योंकि गलती तो सबसे होती है, राइट? उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी की ज़िंदगी हराम कर दोगे, है ना? अगर किसी ने हुँ, पनिशमेंट मिलने लायक काम किया है, तो उसको पनिशमेंट दो। लेकिन ये जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं ना, जो कुछ हुँ, अनबन हो गया दोनों में, तो केस लगा दिया। तो इसमें देखो,
अनबन हर इंडिविजुअल्स हर मतलब 2 लोगों में हो ही सकता है। 2 दोस्तों में अनबन होती है, माँ-बाप, बेटे, भाई-बहन हुँ, सब में अनबन होती है, राइट? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिला ने उठ के केस डाल दिया तो आप ये मान के चलो कि पुरुष की ही गलती है, उसने ही गलत किया, उसको हुँ, सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है? जो मर्डर्स कर रहे हैं, जो रेप कर रहे हैं, वो हीनियस क्राइम्स है, राइट? ये जो सेक्सुअल असॉल्ट है, एसिड अटैक्स है, एसिड अटैक्स महिलाएँ आजकल कर रही है लड़कों पर, ठीक है? अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स हुँ, पर एसिड फेंक रही है। ऐसे केसेस छत्तीसगढ़, झारखंड अहमदाबाद हर जगह हुए हैं ऐसे, रिसेंट केसेस है ये सब, ठीक है? तो ये जो विक्टिम्स है, आप सोचो एसिड अटैक कितनी घटिया एक क्राइम है, हीनियस क्राइम है। आप सोचो उसकी ज़िंदगी कैसी हो जाती है, राइट? तो हुँ, जो विक्टिम्स है, विक्टिम कोई भी हो सकता है। जैसे कुछ दिन पहले मैं एक लास्ट एक बात बोलना चाहूँगी कि एसिड अटैक विक्टिम एक थे, उनको 27 साल बाद 5 लाख का सिर्फ़ कम्पेन्सेशन मिला। उस पर उसकी एक फीमेल ने जब वो एकदम आई थिंक बहुत कम उम्र थी उसकी, वो माइनर था, उस टाइम पे उस पर एक लेडी ने एसिड फेंका था, क्योंकि उस बच्चे के पिता के साथ लेडी का कुछ डिस्प्यूट था। तो बदला लेने के लिए उसने उस बच्चे पर एसिड फेंका। वो केस आपको मिल जाएगा हमारे पेज में एंड उसका फेस पूरा डैमेज्ड हो गया, डिसफिगरेशन हो गया एंड आफ्टर 27 इयर्स अब जाकर उसको सिर्फ 5 लाख का कंपेंसेशन मिला है। तो आपको लगता है कि ये इंसाफ है? आई डोंट थिंक सो, ठीक है? तो आप ये मत समझो कि क्राइम सिर्फ एक पुरुष कर सकता है और महिला ही सिर्फ एक विक्टिम हो सकती है, नहीं। नहीं, इस सोच को बदलो। क्राइम हुँ, क्राइम है, कोई भी क्राइम करे, अब उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, जस्टिस की माँग करो, लेकिन सिर्फ एक जेंडर के लिए नहीं। जस्टिस की माँग आप सारे जेंडर्स के लिए करो, जो विक्टिम्स हैं। तो यही बोलना चाहूँगी या कि हमें सपोर्ट कीजिए, तभी अगर आप खड़े होंगे एक-दूसरे के लिए, तभी जाकर चेंज आएगा। हुँ। वैसे इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हो यार? इतने देर तक कंटीन्यूअसली एकदम जैसे एक नेता बोलता है ना चुनावी रैली के अंदर। बस तो यही ये अभी करना एक्टिविज़्म है पड़ता है। और क्या है? यही है एक्टिविज़्म एक बिल्कुल, एक्टिविस्ट हो तो बिल्कुल आपको दिखाना ही पड़ेगा। हाँ यार, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो चलिए अब डिनर वगैरह करिए आप और बहुत-बहुत शुक्रिया आने के लिए। ओके। चलिए, थैंक यू चलिए सो ठीक है, मच। अब इट वाज़ एन चलते हैं। वंडरफुल बाय-बाय, ध्यान रखो अपना। वंडरफुल या, डिस्कशन। बाय, थैंक बाय, यू। बाय, 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 बाय बाय। बाय।